हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग सब। तो हम लोग इस वक्त में बात कर रहे हैं हमारे रिवीजन सीरीज के ऊपर, और रिवीजन वाले सीरीज में हम लोगों ने एलएलपी के ऊपर बात कर लिया है। सोगा पे हमारी बात हो चुकी, सोगा पे बात होने वाली है, पार्टनरशिप पे हमारी बात हो चुकी है, और उसके साथ में कंपनीज एक्ट पर भी आप लोगों से मैंने बात कर ली थी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत जबरदस्त वाला हमारा जो एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो एग्जाम में पार्टनरशिप के बराबर यानी 12 to 15 मार्क्स का पोर्शन जो है वो कवर करता है। तो फटाफट से हमेशा की तरह बगैर समय को गवाएं शुरू करते हैं हम लोग इसका पूरा रिवीजन। तो देखिए, अगर बहुत बेसिक बात चालू करूं तो सबसे पहले आप लोग को समझ जाना चाहिए कि भाई फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल का डेफिनेशन के ऊपर जब भी आप लोग बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी, जिसको हम लोग सेलर बोलेंगे, वो ट्रांसफर करता है या एग्री टू ट्रांसफर करता है गुड्स के ओनरशिप के लिए टू अनदर पार्टी, जिसको हम बायर बोलेंगे फॉर अ प्राइस। तो बहुत सिंपल पॉइंट है, आप लोग सब जानते हो कि जहां पे एक पर्सन जो सेलर है वो बायर को गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर करेगा और बदले में उसको मिलने वाला है कंसिडरेशन यानी कि प्राइस, तो हम बोलेंगे भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। अब इसके दो पार्ट है हमारा, एक सेल हो गया, दूसरा एग्रीमेंट टू सेल हो गया। सेल वो है जहां पे प्रॉपर्टी, इधर प्रॉपर्टी का मतलब हमेशा गुड्स की ओनरशिप से रहता है, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो ओनरशिप जो है वो सेलर ने बायर को ट्रांसफर कर दिया है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल का मतलब यह है कि किसी फ्यूचर डेट के ऊपर या कुछ कंडीशंस के फुलफिलमेंट के ऊपर ओनरशिप का ट्रांसफर होने वाला है, तो हम उसे बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल, और दोनों ही कवर रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। चलिए, दो पार्टीज पता ही है आपको, पहले से नाम से ही पता लग गया आपको कि एक पार्टी बायर है जो गुड्स को बाय करेगी या बाय करने के लिए एग्रीमेंट करने वाली है, एक पार्टी हमारी सेलर हो गई जो गुड्स को सेल करेगी या सेल करने के लिए एग्रीमेंट करेगी। बच्चे लोगों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से एक है हमारी गुड्स की डेफिनेशन, बहुत जबरदस्त डेफिनेशन है। तो गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहली चीज आपको पता लग गई कि इसमें इमूवेबल गुड्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड नहीं है। तीसरे नंबर पर इसके अंदर मनी जो है वो भी इंक्लूड नहीं है। हमने कहा सर मनी क्या चीज होगी? करंट करेंसी जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसमें आप प्राइस पे करोगे, वो गुड्स का डेफिनेशन में नहीं है। सेम उसी तरह से अगर मुझे किसी पर सूट फाइल करके उससे पैसे लेने का राइट है ना, जैसे मेरा बिल रिसीवेबल टाइप हो गया या डेटर वगैरह हो गए जिनसे मुझे पैसा लेने का राइट है, वो एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स का डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं है। लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में स्टॉक एंड शेयर्स बट ऑब्वियस है गुड्स की तरह से बिक सकते हैं। ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जिसको आप एग्री करते हो कि जमीन से अलग करके बेचोगे। और बच्चे लोगों को बहुत सिंपल बात इसमें ये थी, एक एग्जांपल हम लोग क्लास के अंदर भी लेते हैं। सपोज करिए अगर कोई लैंड है जिसके ऊपर क्रॉप्स है और मैं आपको पूरी लैंड सेल करता हूं इंक्लूडिंग क्रॉप्स 1 करोड़ में, तो ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो चला जाएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, टोपा के अंदर ना, सोगा में नहीं आएगा। लेकिन बाय चांस ऐसा होता है कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि भी मैं उसके ऊपर जो क्रॉप्स या ग्रास है उसको सर्व करे, मतलब उसको सेवर करके अलग करके मैं आपको सेल करूंगा, सेपरेट करके आपको सेल करूंगा, और उसका पैसा अलग से ले रहा हूं और जमीन का पैसा अलग से ले रहा हूं। तो लैंड वाला मैटर चला जाएगा हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टोपा में। जबकि ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास जो मैं अलग से सेल कर रहा हूं या जमीन से अलग करके उसको सेल करने की बात कर रहा हूं, तो वो सब हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में चला जाएगा। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। नाउ गुड्स की डेफिनेशन की अगर बात करें, आगे बढ़ाएं इसको, तो गुड्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है बच्चे लोगों, जिसमें हमारे पास में सबसे पहले आता है एग्जिस्टिंग गुड्स। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सेलर के पोजीशन में या सेलर की ओनरशिप में फिजिकल गुड्स पड़े हुए हैं प्रेजेंट के अंदर, उन सबको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। नाम से पता लग रहा है, ठीक है ना। अब इसके बेसिकली 3 पार्ट है, और मैंने आपको कहा था 3 पार्ट की जरूरत नहीं है, 2 ही पार्ट इसके मेनली होते हैं। ये दोनों एक ही हैं, स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स एक हो गया और अनअसर्टेन गुड्स एक हो गया। बहुत सिंपल अगर बात करूं तो अगर आपने कोई भी गुड्स का एक बड़ा लॉट है ना, सपोज करो कि मुझे एक पर्टिकुलर मोबाइल खरीदना है। अब मैं शॉप पे चला गया, वहां 100 मोबाइल पड़े हुए हैं और उनमें से मुझे एक मोबाइल खरीदना है, और मैंने जाकर के बोला भाई आई वांट टू बाय मोबाइल। तो अभी जो गुड्स का पूरा लॉट पड़ा है वो मेरे लिए अनअसर्टेन गुड्स है, हाँ। और जब उसमें से मेरे लिए पर्टिकुलर एक पीस अलग हो जाएगा तो हम उसको स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स बोलेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। मुझे राइस परचेस करना है सेलर की शॉप के ऊपर, मान लेते हैं कि 2000 किलो राइस पड़ा हुआ है,
2000 किलो राइस है। अब मैंने जाकर के बोल दिया कि इसमें से काम कर रहा 10 किलो मेरे घर पे भिजवा देना, तो अभी जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अनसर्टेन गुड्स का हुआ है। ये उस 2000 केजी में से मेरा कौन सा भी अभी डिसाइडेड थोड़ी है, लेकिन अगर मैंने उसमें से अपने लिए अलग करवा लिया कि 10 किलो मेरे लिए अलग कर दूं, या सेलर ने ही अलग करके मेरे घर पे भिजवा दिया है, तो स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स कहलाएगा। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं पहले अनसर्टेन को पढ़ देता हूं। The goods which are not separately identified or ascertained at the time of making of the contract, they are indicated or defined only by description। जैसा मैंने कहा अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में हमने खाली डिस्क्राइब किया है कि भाई हाँ 10 किलो चावल इसमें से मुझे दे देना, तो इट्स कॉल्ड अनसर्टेन गुड्स। लेकिन यही अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे डिसाइड कर लिया, असर्टेन कर लिया गुड्स को, ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाई कर लिया, इन दोनों को अलग करने की जरूरत नहीं है, तो इट इज अ मैटर ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? जो फ्यूचर के अंदर मैन्युफैक्चरर होंगे, प्रोड्यूस होंगे, या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी सेलर की पोजीशन में नहीं है, बाद में आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आएंगे। कई बार होता है जैसे मैंने गाड़ी अभी बुक करवा दी, लेकिन उसका डिलीवरी मुझे 2 महीने बाद मिलेगा, लेकिन मैंने बुक तो करवा दिया, तो इट्स कॉल्ड फ्यूचर गुड्स, और इसके लिए एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। कंटीजेंट गुड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाओगे, हैपनिंग ऑन सर्टेन इवेंट, ये अगर कोई शिप पर्टिकुलर आ रही है, अगर वो शिप पहुंच जाती है, अराइव होती है, तो उस पर जो गुड्स आ रहे हैं मैं आपको सेल कर दूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। इट इज अ मैटर ऑफ कंटीजेंट गुड्स, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट पे बच्चे लोगों को बढ़िया पॉइंट आता है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स क्या होता है? गुड्स का डिलीवरी का मतलब गुड्स को वॉलंटरी ट्रांसफर करना, गुड्स का पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर, वन पर्सन टू अनदर, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बहुत सिंपल डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब 3 तरह का डिलीवरी होता है बच्चों लोग, आप लोग जानते हो। बस साथ में मुझे एक्चुअली गला मेरा जाने में है, कभी भी खराब हो सकता है, तो कुछ ना कुछ गर्म साथ में लेना पड़ेगा। आप भी जब जिसको देख रहे होंगे लेक्चर को, तो जरूर साथ में कुछ ले सकते हैं। एक्चुअल और फिजिकल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फिजिकली जब गुड्स सेलर से बाहर को चले गए तो सिंपल, एक्चुअल या फिजिकल हो गया। सिंबॉलिक में आपको याद हो तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिसमें डॉक वारंट आ गया या रेलवे रिसिप्ट आ गया, ठीक है ना, या वॉर फिंगर सर्टिफिकेट आ गया, ये अगर सेलर ने बायर को ट्रांसफर कर दी है, जिसे कीज ट्रांसफर करते हैं ना अपन, तो इट्स कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बहुत बढ़िया पॉइंट था, जहां फिजिकली गुड्स सेलर से बायर को ट्रांसफर नहीं होते हैं। आपको ये पोर्शन मेरे हिसाब से जरूर याद होगा। गुड्स पहले से ही सेलर के पास, मतलब अपन एक एग्जांपल लिया था कि एक गोडाउन है और उस गोडाउन में ए के भी गुड्स पड़े हैं और बी के भी पड़े हैं, और ये गोडाउन का मालिक कौन है? सी है। तो बी ने अपने गुड्स ए को सेल किया और सी को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई अब तक जो गुड्स तुम मेरे बिहाफ पे रख रहे थे, अब वो गुड्स ए के बिहाफ पे रहेंगे। तो गुड्स का एक्चुअल पोजीशन तो चेंज हुआ ही नहीं, पोजीशन अभी भी वही है, ओनरशिप चेंज हो गया, भले इससे इसको हो गया। तो इट इज अ मैटर ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इन दिस काइंड ऑफ डिलीवरी देयर इज नीदर चेंज ऑफ फिजिकल पोजीशन, नहीं कोई सिंबल चेंज होता है, सिर्फ जो पर्सन पोजीशन में रख रहा है यानी कि सी, वो एक्नॉलेज कर देता है कि आई एम होल्डिंग दिस गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, यानी पहले मैं होल्ड कर रहा था, आई वॉज होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ बी, नाउ आई एम होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए, अब मैं ए के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड कर रहा हूं। तो इट इज अ मैटर ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब बच्चों नेक्स्ट पे आता है प्राइस क्या होती है। तो द कंसिडरेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी मनी कंसिडरेशन, आप लोग सब जानते हो बराबर से। बार्टर सिस्टम को सेल के अंदर अपने को इंक्लूड नहीं करना है, बराबर। इफ गुड्स आर सोल्ड और एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स, तो बार्टर सिस्टम है, लेकिन उसमें अगर कहीं भी थोड़ा सा मनी, मतलब पार्टली मनी और पार्टली गुड्स अगर इन्वॉल्व हो गए, तो फिर वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसा स्टडी बैंड भी हमारा कहता है। तो वो आप लोगों को फोकस करना चाहिए। अब सवाल आता है भाई प्राइस कैसे डिसाइड होती है। तो प्राइस जो है, पहला तरीका है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही प्राइस हम लोग फिक्स कर सकते हैं, भाई ये प्राइस होगी। सेकंड नंबर हम ऐसा कर सकते हैं, कोई मैनर डिसाइड कर लें किसी तरह का, है ना। हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम एक ज्वेलर के पास जाएंगे, जो भी थर्ड पार्टी वाले पॉइंट के अंदर भी आएगा, या जैसे गोल्ड का कोई आइटम मैं आपको बेच रहा हूं, तो हमने डिसाइड कर लिया कल सुबह का न्यूज़पेपर चेक करेंगे, उसमें जो प्राइस लिखा हुआ रहेगा गोल्ड का, उस पर हम लोग ट्रांजेक्शन कर लेंगे। तो ये हम लोग इस तरह से भी मैनर डिसाइड कर सकते हैं। कई बार प्रीवियस डीलिंग्स हमारी जो है, पुरानी डीलिंग अगर हो रखी है, इससे पहले हमने डीलिंग कर रखी है, ठीक है, या उस कोई कस्टम ट्रेडिशन है कि यार आप ये चीज खरीद रहे हो तो इसका इतना पैसा होता है, कुछ डिसाइडेड अगर नहीं है, वो अपने को देना चाहिए। और फिर भी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है बच्चों, तो फोकट में तो आप चीजों को लेके आ नहीं सकते। अगर आप कुछ परचेस कर रहे हो तो रीजनेबल प्राइस जो भी मार्केट के हिसाब से चलता है वो अपने को दे देना चाहिए, बराबर। बहुत सिंपल हो गया। अब मैनर में एक पॉइंट ये भी है कि प्राइस थर्ड पार्टी भी फिक्स कर सकती है। तो जैसे आपने और मैंने डिसाइड किया गोल्ड का आइटम मैं जो आपको सेल करूंगा,
वो हम एक ज्वेलर के पास जाकर के उससे प्राइस फिक्स कर लेंगे तो कर सकता है। तो शेल बी फिक्स बाय द वैल्यूएशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। यार कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड पार्टी फिक्स कर लेगी, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इफ सच थर्ड पार्टी फेल्स टू मेक द वैल्यूएशन, लेकिन समझना अगर ये थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता मतलब थर्ड पार्टी फेल हो गई, वो डिसाइड नहीं कर पाई, उससे पहले ही बायर ने गुड्स रिसीव कर लिया और उनको यूज कर लिया, अप्रोप्रिएट कर लिया, तो लॉ कहता है कि भैया आप यूज कर लिया तो पासी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है ना, रीजनेबल प्राइस तो आपको देना पड़ेगा, है ना। सम टाइम थर्ड पार्टी को इन्फ्लुएंस कर दिया या प्रिवेंट कर दिया बायर या सेलर ने फिक्स करने के लिए, प्राइस फिक्स करने के लिए। मैंने एक एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर, जहां मैं हमेशा आपको कहता हूं मैं अपनी कार बेचना चाह रहा हूं और हमने डिसाइड किया कि यार एक वैल्यूअर के पास जाएंगे, वो कार की वैल्यू निकालेगा, और मैंने उसको पहले से इन्फ्लुएंस करके रखा है कि यार कार का प्राइस ज्यादा कोट करना, तो उसमें से मैं तुझे भी शेयरिंग दे दूंगा, तो इट मींस मैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं वहां पे, या कई बार प्रिवेंट कर रहा हूं। तो ऐसे केस में इनोसेंट पार्टी जो है वो डैमेजेस डिफॉल्टी पार्टी से रिकवर करेगी। फिर थर्ड पार्टी जो है वो एकदम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ना बायर का फेवर करे ना सेलर का फेवर करे, जो सही है वो सही है, ये ध्यान में रखना है। और अगर उसने चीटिंग करने का ट्राई किया तो इनोसेंट पार्टी डिफॉल्टी पार्टी से डैमेजेस रिकवर करेगी, ये भी आप लोग यहां ध्यान में रखने वाले हैं। नाउ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या होता है भाई, अभी आपको ऊपर मैंने बताया, जहां गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ये शो करता है कि यार गुड्स का पोजीशन आपके पास में है। और जब हम लोग सिंबॉलिक डिलीवरी करते हैं गुड्स की, तो कई बार हम लोग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसकी लिस्ट आप लोग को ध्यान में रखना है, बिल ऑफ लीडिंग हो गया, डॉक वारंट हो गया, वेयर हाउस कीपर का सर्टिफिकेट हो गया, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट हो गया, रेलवे रिसिप्ट हो गई, वारंटी ऑर्डर हो गया, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डाउट्स के अंदर भी आप लोगों ने बहुत पूछा मुझसे ये कि सर ये क्या चीज होती है। बच्चों लोगों को बहुत सिंपल है, सिर्फ देख रहे हो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो ऊपर मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी, दीज ऑल आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इनकी खासियत क्या, कोलकाता से यहां पे गुड्स मेरे पास आ रहा है, गुड्स अभी रास्ते में है, लेकिन मेरे पास पहले ही बिल ऑफ लीडिंग आ चुका है। तो मेरे पास गुड्स आने से पहले ही मैं बिल ऑफ लीडिंग अगर किसी को एंडोर्स कर दूं किसी के फेवर में कि भाई चल माल पैसा दे दे, माल आज से तेरा हुआ, तो मैं बिल ऑफ लीडिंग के थ्रू उसको माल बेच सकता हूं ना, जैसे सिंबॉलिक डिलीवरी में अपन लोग कर रहे थे, तो मैं माल बेच सकता हूं। लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। बेस्ट एग्जांपल अपन ने लिया था शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा, किसी कंपनी का मेरे पास में शेयर सर्टिफिकेट है, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन क्या मैं उस पर साइन करके एंडोर्स करके ओनरशिप दे सकता हूं? सवाल ही नहीं। मेरी गाड़ी की जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उस पर भी मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं ओनर हूं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, बिकॉज मैं उस पर खाली साइन करके बायर को दे दूं तो वो ओनर नहीं बनेगा, हमको आरटीओ के पास जाना पड़ेगा कार वाले केस में, शेयर सर्टिफिकेट में कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो दीज ऑल आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। देखो यहां हमने दिया भी लास्ट पैरा में, इट merely shows that the person named in the share certificate is entitled to share represented by it, बट उसको ये अलाउ नहीं है कि वो इन शेयर को ट्रांसफर कर दे, कि भाई बैक साइड में एंडोर्समेंट करके ट्रांसफर कर दे। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इजीली एंडोर्स हो सकते हैं, शोइंग टाइटल एंडोर्समेंट में नहीं जा सकते इस तरह से, जब तक अदर पार्टी का परमिशन नहीं हो। जैसे गाड़ी बेच रहा हूं तो ट्रांसफर अगर करने पेपर्स तो आरडीओ का परमिशन चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट में कंपनी का परमिशन चाहिए, तो ये डिफरेंस अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब मर्केंडाइल एजेंट कौन है बच्चे लोगों? सिंपल बिजनेस एजेंट जो होता है, और अपने प्रिंसिपल के ब्याह पे वो गुड्स को सेल करेगा, परचेज करेगा, गुड्स को कंसाइन कर सकता है, और गुड्स को सिक्योरिटी पे रख करके पैसा रेस करना भी उसके राइट्स में इंक्लूड है। और इसके अंदर ऑक्शनियर, फैक्टर, ब्रोकर, ये अलग अलग ब्रोकर्स के नाम हो गए जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब बच्चे लोगों यहां पे ओनरशिप से था, पहले मैं आपसे बात कर चुका हूं। सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होगा, इधर अपने को ओनरशिप ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उसी को हम लोग नाम देते हैं यहां पे प्रॉपर्टी का, जैसा आप लोग जानते हैं। अब हमारे यहां पे दो टाइप का प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी। सेल में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है बच्चों को अपने काम की, ये है जनरल प्रॉपर्टी, जहां सेलर से बायर को कंप्लीट ओनरशिप गुड्स का ट्रांसफर होता है। टोटल ओनरशिप ऑफ द गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द सेलर मस्ट ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर जनरल प्रॉपर्टी। तो हम जो ये पूरा एक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें सेलर से बायर को जनरल प्रॉपर्टी ही होती है ट्रांसफर।
तो सर स्पेशल प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे लोगों जब हम गुड्स को प्लेज पर करते हैं तभी ये काम में आती है। स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स मींस द राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स until the sum amount due against it is paid. It means अगर मान लीजिए कि मैंने किसी से कोई लोन लिया और बदले में अपनी कार उसके पास में प्लेज पे रख दी कि 2 साल में मैं लोन चुका दूंगा, नहीं तो ये कार आप अभी तो 2 साल अपने पास रखो, नहीं तो उसको बेच करके अपना पैसा रिकवर कर लेना। ऐसा कुछ कार ऑर्नामेंट्स कुछ भी हो सकता है। तो कार का मालिक अभी भी मैं ही रहूंगा, लेकिन उस कार का स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो आ गया उस बंदे के पास में जो लेंडर है जिसने मुझे पैसा उधार पे दिया है। अब उसके पास क्या राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है अब तक, जब तक मैं उसका पैसा नहीं चुका दूं, और नहीं चुकाऊं तो आगे बेच भी सकता है। तो उस बंदे के पास एक्चुअल में स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स हो गया। अगर मैं पैसे चुका दूंगा तो मेरी गाड़ी वापस आ जाएगी, नहीं तो वो बेच देगा। तो ये इट्स कॉल्ड सिंपल स्पेशल प्रॉपर्टी। लेकिन ये सी इंटर में आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि प्लेज का पूरा टॉपिक वहां कवर है। इधर अपने कोर्स में जनरल प्रॉपर्टी ही सेल में ट्रांसफर होती है, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ हमने कहा सर इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट वो बंदा है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है इंसॉल्वेंट। अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही सीज टू पे हिज डेब्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। साफ पता लग रहा है सीज हो गया भाई, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर वो पैसा नहीं चुका पाएगा, वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि ये बंदा इनकैपेबल बंदा हो चुका है तो वो पर्सन हमारा इंसॉल्वेंट कहलाएगा। अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब इस चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंसेस वाले पॉइंट भी बच्चे लोगों आप लोगों को दे रखे हैं। सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस है, सेल और हायर परचेज का डिफरेंस है, सेल और बिलमेंट भी है, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क भी है। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस वाले पॉइंट जो है वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें मेरे कराने लायक ज्यादा चीजें नहीं है। तो डिफरेंस वाले जो भी पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मेनली कवर करवाना चाह रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि सारी की सारी चीजें आपके रिवीजन के अंदर कवर हो जाए। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस के पॉइंट आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो। सेक्शन 11 और एक बढ़िया सेक्शन मुझे भी लेना है, ये वाला जो अपना है इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, ये मेन सेक्शंस में से रहेगा। तो डिफरेंस के पॉइंट एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, देख करके जरूर जाइएगा, करना जरूर है अपने को। सेक्शन 11 में स्टेपुलेशन एज टू टाइम क्या होता है। कुछ चीजों में लॉ ये मानता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है कि जहां पे गुड्स का टाइम जो है वो कई बार एसेंशियल होता है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर डिलीवरी और पेमेंट की बात करें तो कंपैरिजन अगर करें अनलेस अदरवाइज एग्री, डिलीवरी हमेशा टाइम पे होना जरूरी है। तो यूजुअली हम ये मान के चलते हैं कि ये एसेंस होती है, टाइम इसके अंदर एसेंस होता है। इफ टाइम इज फिक्स फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स और सेलर ने अगर डिले कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट बायर की इच्छा पर वॉइडेबल है। ये भी आप जानते हो, मैंने कहा था 3 दिन में डिलीवरी चाहिए, 3 की जगह आपने 4 दिन में डिलीवरी किया तो बायर की मर्जी पे है, चाहे तो गुड्स को एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर। अच्छा, पेमेंट की जहां तक बात करें तो वैसे तो एसेंस होता नहीं है, पेमेंट बाद में भी आएगा तो चलता है, लेकिन अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब पार्टीज चाहें कि नहीं भैया पेमेंट भी पहले होना चाहिए तो फिर पेमेंट भी एसेंशियल हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें अपने पास एक बहुत जोरदार पॉइंट आता है बच्चों, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स। अब ये पढ़ के ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, रीजन बहुत क्लियर है। ये सेम वही पोर्शन है जो आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ा है। एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन वही है। वहां 2 चीजें आपने पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉय थे, सेक्शन नंबर 56 उठा करके देख लेना, या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के अंदर आपने पढ़ा हुआ है इसको। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और एक होती है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो ये जो पहला पॉइंट आप देख रहे हो इट इज सेम एज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, और इसके बाद वाला जो देख रहे हो ये वाला, ये आपका सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट है। तो सेक्शन 7 और 8 क्या कहता है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैव ऑलरेडी बीन पैरिश, सॉरी इफ द गुड्स हैव ऑलरेडी बीन पैरिश बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आज मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं गुड्स को सेल करने का, लेकिन मुझे नहीं पता कि भाई गुड्स पहले ही हमारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एंड द सेलर हैड नो नॉलेज ऑफ द पैरिशिंग ऑफ द गुड्स। बेचारे सेलर को भी नहीं पता है कि जो गुड्स उसने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वॉइड। लॉ कहता है भैया इधर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा एब्सोल्युटली वॉइड। द टर्म पैरिशिंग का मतलब खाली फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं है, बच्चे लोगों को ध्यान रखिएगा। हो सकता है गुड्स तो पड़े हो, जैसे सीमेंट वाला अपना एग्जांपल था, कमर्शियल वैल्यू गुड्स की खत्म हो गई हो तो भी उसको डिस्ट्रक्शन ही मानेंगे, बराबर। इट ऑल्सो इंक्लूड द केसेस जहां पे गुड्स का
कमर्शियल वैल्यू खत्म, जैसे सीमेंट के बैग है, अब अगर वाटर टच हो गया उनसे और वो स्टोन में कन्वर्ट हो गए तो पड़े तो हैं सीमेंट के बैग, ये ले भाई ले जाओ उठा करके, लेकिन अपन जानते हैं कि उसका जो कमर्शियल वैल्यू है वो खत्म हो चुका है, उसको भी पैरिशिंग ऑफ द गुड्स बोलेंगे। तो सेक्शन 7 कहता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले ही गुड्स थे, स्पेसिफिक गुड्स थे, पर्टिकुलर कोई मोबाइल था, किसी तरह का कोई कप था, कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर गुड्स हमारे थे। तो ऐसे गुड्स अगर हमारे पास में थे तो हम ध्यान रखेंगे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले वो डिस्ट्रॉय हो गए, पार्टीज को बेचारों को पता ही नहीं है, तो हमारा एग्रीमेंट इधर वॉइड ही होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं अपन यहां तो वॉइड हो गए, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अपन ने बायलैटरल मिस्टेक के अंदर भी इस तरह की चीजें पढ़ी है, लेकिन अगर ये गुड्स पैरिश हुए आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन ओनरशिप अब तक बायर को ट्रांसफर नहीं हुई थी, तब भी इफेक्ट वही रहेगा बच्चों, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन दोनों में से किसी की पार्टी की गलती नहीं है, गलती नहीं थी, दोनों में से किसी की गलती नहीं थी, एग्रीमेंट कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, उससे पहले वो डिस्ट्रॉय हो गए, दोनों पार्टीज की गलती नहीं है, तब भी अपना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। तो 7 और 8 में बस यही डिफरेंस है, एक में पहले से डिस्ट्रॉय था, एक में बाद में हो गया, लेकिन अल्टीमेटली रहेगा दोनों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिकम्स वॉइड, अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन ये रूल काम करेंगे सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के लिए जो अलग से आइडेंटिफाई हो चुके हैं। यही अगर कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन गुड्स का होता, 2000 केजी राइस पड़े थे, मैंने बोला 100 केजी राइस मेरे घर पे भेज देना, अभी तक उसने 100 केजी राइस मेरे लिए अलग नहीं किए और गोडाउन में आग लग गई और सारे गुड डिस्ट्रॉय हो गए, तो लॉ कहता है यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा इवन इफ द एंटायर स्टॉक ऑफ गुड्स इज डिस्ट्रॉय। भाई और किधर से मंगा करके सप्लाई करो, कुछ भी करो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। हाँ, पार्टीज आपस में एग्री करके वो इन कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट को रेमिट कर दे, फ्री कर दे, रिसाइन कर दे तो बात अलग है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट चालू रहेगा और पार्टीज रिमेन लायबल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, आपको अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करने ही पड़ेंगे, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए। तो बढ़िया पॉइंट में से एक है सेक्शन 7-8 तो है ये, प्लस इसको भी आप लोग पढ़ करके जाने वाले हैं। चलिए एक बेसिक कंसेप्ट यहां मैंने खत्म किया। नाउ हम लोग बात करते हैं कि भाई कंडीशनल वारंटीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। पिछली बार सेल बाय सैंपल के ऊपर जो है वो क्वेश्चन डायरेक्ट राइटिंग थ्योरी क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार मैंने कुछ एक वारंटीज इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आपको बताई है, एक आध कंडीशन भी बताई है, और केवीएट एडिटर का जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर लिखा है कि भाई आने के पूरे चांसेस बनेंगे तो पढ़ना चाहिए। चलिए, कंडीशन क्या होती है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल है, कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए, और सबसे बढ़िया बात ये वो है जो बायर खुद ही बता देता है सेलर को कि भैया मुझे गुड्स चाहिए तो इस क्वालिटी के चाहिए, ये मेरा कंडीशन अगर पूरा होता है तो गुड्स चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। वारंटी का मतलब क्या होता है, ये हमेशा कोलेटरल पार्ट होता है, आप लोग जानते हैं, ये एसेंशियल नहीं है, कोलेटरल पार्ट है, ठीक है। ये सेलर से बायर की तरफ आती है, न कि बायर से सेलर की तरफ। डिफरेंस बहुत क्लियर है, एक एसेंशियल पार्ट प्ले करता है, एक कोलेटरल पार्ट प्ले करता है। एक कंडीशन जो है वो बायर से सेलर को है, जबकि वारंटी सेलर से बायर को है। अब बढ़िया चीज ये बच्चों कि अगर कंडीशन कैंसिल हो गया, अगर कंडीशन मान लीजिए कि पूरा नहीं हुआ, तो उस केस में एग्रीव पार्टी क्या कर सकती है, ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करेगी, साथ में डैमेजेस या फिर दोनों डिमांड कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, डैमेजेस या फिर दोनों ही चाहिए। लेकिन अगर वारंटी ब्रेक होता है बच्चों तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट तो तुमको नहीं, तुम लोग जानते हो गुड्स रिपेयर हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे जब वारंटी पीरियड में होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल थोड़ी होता है, तो इधर सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, अपने को ध्यान में रखना है। और जो बहुत जबरदस्त पॉइंट है जिसका कनेक्शन मेरे अगले वाले पॉइंट से एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, सेक्शन नंबर 13 जबरदस्त वाला, ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हो, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते। यानी कंडीशन ब्रेक हो गई, अब तुमको लॉ ने बोला कि भैया चुन लो क्या चाहते हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो या डैमेजेस ले लो या दोनों ले लो। हमने कहा नहीं सर, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, हम सिर्फ डैमेजेस लेंगे। मींस आपने कंडीशन ब्रेक को मान लिया वारंटी ब्रेक, क्योंकि खाली डैमेजेस तो वही मिलती है, लेकिन वारंटी ब्रेक को कंडीशन ब्रेक नहीं मान सकते हुए, क्योंकि यहां सिर्फ आपको डैमेजेस के राइट है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं है। तो क्लास में मैंने एक जबरदस्त चीज बोली थी, मैंने आपको कहा था कि व्हेन यू हैव बड़ा वाला पावर यू हैव राइट टू सेलेक्ट छोटा वाला पावर, बट इफ यू ऑलरेडी हैव छोटा वाला पावर, तुम्हारे पास सिर्फ छोटा वाला पावर ही है, तो यू कैन नॉट सेलेक्ट बड़ा वाला पावर, ज्यादा पावर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट अपने को काम करना चाहिए था। चलिए सेक्शन 13 पे आते हैं बच्चों को, जैसा मैंने कहा एग्जाम के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हेन अ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब ऐसा होता है कि कंडीशन को हम वारंटी मान लेते हैं। फर्क ये है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की जगह सिर्फ डैमेजेस चूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कब होता है, सबसे पहले नंबर पे वॉलंटरी वेवर
कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले ही हमने अपनी कंडीशन को वेव ही कर दिया कि भैया हमको ये कंडीशन नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो फिर ठीक है भैया, अगर कुछ दिक्कत आती है तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, लेकिन ये कब कर लिया था? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले। लेकिन वॉलंटरी इलेक्शन एंटर करने के बाद हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को हमने अपनी कंडीशन बताई, सेलर ने गुड्स पकड़ा है कि इसमें आपकी क्वालिटी पूरी हो रही है, लेकिन बाद में जाके पता लगता है यार गुड्स में तो वो बात है ही नहीं, हमारी कंडीशन ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई। तो हम बैठ के सोचते हैं यार क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे कि क्या करें। फिर हमने सोचा चलो यार एक काम कर दे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते, सिर्फ डैमेजेस का क्लेम डाल देते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां पे कंडीशन ब्रीच को हमने मान लिया वारंटी ब्रीच। एक बहुत सिंपल एग्जांपल नोट्स में भी है, मैंने यहां पे भी दिया इसलिए आपको। ए ने एग्री किया सप्लाई बी को कुछ राइस बैग सप्लाई करेगा और फर्स्ट क्वालिटी राइस सप्लाई करेगा जिसका रेट 500 रुपए के हिसाब से उसने लिया है, लेकिन सप्लाई कर दिया सेकंड क्वालिटी का राइस जिसका प्राइस 470 रुपए है। अब बी के पास में राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई ना, हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बी सोचता है, बाहर सोचता है यार चलो ठीक है ना यार, क्वालिटी थोड़ी खराब आ गई तो क्या हुआ यार, चल जाएगा, ऐसा क्या है, मेहमानों को खिला देंगे यार, नहीं तो एक काम करेंगे मेहमानों के लिए अच्छा मंगा देंगे, अपन घर में ऐसे ही खा लेंगे, ऐसा अपन कई बार करते भी है, तो चल रहे तो सेकंड क्वालिटी राइस। लेकिन भैया पैसा ज्यादा काहे लिया हमसे, 30 रुपये ज्यादा क्यों लिया तुमने? तो या तो हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो एक काम करो, हम इस कंडीशन ब्रेक को वारंटी ब्रीच मान लेते हैं और डिफरेंस का 30 रुपीज फटाफट से जेब ढीला करो हमारे लिए निकालो, तो वो अपन कर सकते हैं। यहां हमने कंडीशन ब्रेक को वारंटी ब्रेक मान लिया, ये बच्चे लोगों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर समझे? अब कई लोगों ने मुझसे ये वाला पॉइंट भी पूछा, सर कंपल्सरी ट्रीटमेंट बाय एक्सेप्टेंस ऑफ द कोर्स, इसका मतलब क्या? अरे भाई सिंपल मतलब था, तुमको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट दिया लॉ ने, लेकिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल की जगह पे कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये पता लगे कि भाई तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट ही कर लिया। इसको समझने के लिए दो चीजें समझो। सबसे पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में घुसो, उधर फ्रॉड वाला एक कंसेप्ट तुमको बताया था, एक क्वेश्चन किया था मैंने, जहां मैंने एक बाइक बेची है, मैंने ये क्या के बेचा यार, बाइक बहुत गुड कंडीशन का है जबकि बाइक खराब निकली। अब तुम वापस मेरे पास में आए, तुम बायर हो, तुमने कहा यार बाइक को रिपेयर करा लो, मैंने बोला एक काम करते हैं ना, और तुमने कहा बाइक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं क्योंकि फ्रॉड है। मैंने कहा एक काम करते हैं, बाइक का रिपेयरिंग कराते हैं, 50% तुम दो, नोट्स पे अपने 30-70 लिखा हुआ है, मैंने चेंज करा दिया था कि चलो 50 तुम दो 50 मैं देता हूं। अब मैंने रिपेयर करा लिया, अब पूरी खराब हो गई। अब लॉ कहता है कि भैया या तो तुम अफर्म करते या कैंसिल करते, तुमने ये सब करके अफर्म कर दिया, नाउ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का जो तुम्हारा राइट है भाई वो तो तुम्हारे हाथ से गया। तो सेम यहां पे भी ऐसा ही हुआ है ना। आपको याद हो तो फ्रॉड में एक और कंसेप्ट था, प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट था। हमारे पास में राइट है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, डिविडेंड एक्सेप्ट कर दिए, कॉल मनी पे कर दिया, नाउ वी वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर लॉ इसकी परमिशन आपको नहीं देगा बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ यहां हुआ, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेपरेटेबल, भैया कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटेबल नहीं है, एंड बायर हैज एक्सेप्टेड होल और एनी पार्ट ऑफ द गुड्स, आपने एक्सेप्ट कर लिए, तो अब बाद में जाके आपसे वारंटी डिमांड करोगे, भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट तो तुम्हारे हाथ से गया। बहुत सिंपल है। अच्छा कैसे मान ले कि गुड्स एक्सेप्ट कर दिए उसने, वही अपना सेल ऑन अप्रूवल बेसिस की तरह से गुड्स को किसी को आगे रीसेल कर दिए, प्लेज पे रख दिए, गिफ्ट वगैरह दे दिए, और आपने सेलर को इंटीमेट ही नहीं किया कि यू आर रिजेक्टिंग दी गुड्स, के तुम गुड्स को रिजेक्ट कर रहे हो, बेचारे को पता ही नहीं, और गुड्स के साथ कुछ ऐसा कर लिया, तो वो मान लगे कि भैया गुड्स तो आपके हो गए। ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस क्लेम कर लो आप, कुछ भी गुड्स में प्रॉब्लम है तो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट आपके हाथ से निकल जाएगा, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स हो गए। एक आध यूजेस और ट्रेड वाला पॉइंट भी नोट्स में दे रखा है, लेकिन मुझे मेन ये 3 पॉइंट बढ़िया लगते हैं इसके अंदर कि मेन एग्जाम में लिखने लायक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बच्चे लोगों को आता है एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटीज, तो ठीक है जो बायर ने सेलर को एक्सप्रेसली बता दिया, इसमें कोई खास बात नहीं। मेन कंसेप्ट अपना जो काम करता है वो यहां से है भाई, इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज क्या होती है समझना। इट इज अ कंडीशन विच द लॉ इंप्लाइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लॉ कहता है कि हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि सेलर जो है वो इन कंडीशंस को फॉलो करे बायर के लिए, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ब्रेक हुई, टूटी फूटी कुछ भी हुआ, तो सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डैमेजेस पे करने के लिए, प्राइस पे करने के लिए। मतलब बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर पाएगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, भैया माल पकड़ो वापस, पैसा पूरा वापस लाओ, साथ में डैमेजेस का क्लेम भी करेंगे, ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट बहुत जोरदार है, जबरदस्त है। The seller has right to sell the goods and if the seller titles turn out to be defective,
कल को कोई चोरी की कार सेलर ने आपको बेच दी और 5 लाख रुपया लेके चोरी की कार बेच दी। रियल ओनर को पता लगा, उसने पुलिस कंप्लेन किया, आपके पास से वो कार वापस चली गई बायर के पास से, यानी कि सेलर का जो टाइटल था वो डिफेक्टिव था। तो बट ऑब्वियस है यहां पे बायर क्या करेगा, बच्चे लोगों, गुड्स तो पहले चले गए, यहां गुड्स तो गई है, तो बट ऑब्वियस है वो पूरा प्राइस अपना वापस से डिमांड करेगा और साथ में डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल का मतलब भी होता है ओनरशिप। सेकेंड नंबर, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। कई बार सेलर ने गुड्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस दे दिए, गुड्स की क्वालिटी वगैरह के बारे में, और अगर वो नहीं निकलता है तो इट इज अ मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। बायर यहां पे भी गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, इसने सेलर ने बोला था कि भैया पेपर सिल्क की चीजें हैं, लेकिन जब सप्लाई हुआ तो पता लगा कि पेपर सिल्क की जगह कोई और चीज दे दिया है। इंप्लाइड कंडीशन तो ये है कि पेपर सिल्क ही दोगे, अगर आपने कुछ और सिल्क दे दिया तो यहां पे बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब सेल बाय सैंपल क्या हुआ, कई बार बायर जो है मतलब गुड्स खरीदने गया तो सेलर ने क्या किया कि उसको एक सैंपल दिखा दिया कि सर ऐसे गुड्स हम आपको सप्लाई करेंगे, और बायर ने सैंपल अप्रूव कर दिए। तो इंप्लाइड कंडीशन यह है कि जो आप बल्क में सप्लाई कर रहे हो वो सैंपल के हिसाब से होंगे। सपोज करो कि मैं ऐसा कोई कप परचेस करने के लिए जाता हूं, मुझे बल्क में कप चाहिए, तो जो सेलर है उसने मुझे कप का क्वालिटी और एक सैंपल दिखाया, जब ये कलर आपको मिल जाएगा, कलर भी यही है चाहिए था मुझे, और ये उसका क्वालिटी रहेगा। भाई ठीक है भैया, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ओके है, डन है। तो अब लॉ क्या कहता है कि इट इज इंप्लाइड कंडीशन कि जो भी गुड्स मुझे सप्लाई होंगे वो अकॉर्डिंग टू दैट सैंपल होंगे, और नहीं हुआ तो मैं गुड्स को कैंसिल कर सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं। अब समझना, लेकिन ये इंप्लाइड कंडीशन बच्चे लोगों, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं, सही है एकदम। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कब करूं, दो बातें होंगी। कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो छुपे हुए हैं, जो मुझे स्टार्टिंग में ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन करने से नहीं मिले। मतलब दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ये कि जब गुड्स सप्लाई हुए, देखना यहां एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है बच्चों, द सेलर इज नॉट लायबल फॉर अपरेंट और विजिबल डिफेक्ट विच कैन बी डिस्कवर्ड बाय एग्जामिनेशन। अब जब गुड्स में मैंने 2000 कप का ऑर्डर दिया, कप मेरे पास में आए, मेरे सामने कप रखे हुए हैं, मैंने एक कप को उठा करके देखा और उसी वक्त मुझे पता लग रहा है कि यार ये कलर जो हमने अप्रूव किया था वो नहीं है, या ये जो क्वालिटी मुझे दिख रही है ये वो तो है ही नहीं, मुझे उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। बाद में अगर करना चाहूंगा यूज लेने के बाद में तो नहीं कर पाऊंगा। दीज आर कॉल्ड विजिबल डिफेक्ट्स, वो आपको उसी वक्त देख लेने चाहिए थे। लेकिन कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों जिनको लेटेंट डिफेक्ट बोलते हैं, जो ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से पता नहीं चलते। मतलब ये ऑर्डिनरीली मुझे लगा यार लग तो वैसा ही रहा है भैया, बिल्कुल कलर वलर तो सब सेम है, ओके है, मैंने इसको विजिबली तो सब सही है, लेकिन जब उसको यूज में लेना शुरू किया, देखना यहां पे क्या लिखा है, ये डिस्कवर कब होते हैं डिफेक्ट्स, जब या तो यूज में लोगे या अगर इन गुड्स को कल को लेबोरेटरी में भेज के चेक करोगे तो डिफेक्ट्स पता लगेंगे। तो जब हमने इनको यूज में लेना शुरू किया तो 2 बार यूज में लेने के बाद ही यहां पे क्रैक्स आने शुरू हो गए, या इनका जो कलर है गायब होना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमको समझ में आया कि यार ये वो क्वालिटी तो नहीं है जो सेलर ने हमको दिखाई थी, वो तो बहुत जोरदार क्वालिटी थी, लेकिन ये तो क्वालिटी गड़बड़ है। लेकिन अब सेलर बोलता है आपको एक्सेप्ट करते हुए देखना चाहिए था। क्यों करूं भाई, लॉ मुझे इंप्लाइड कंडीशन देता है कि तुम्हारा ड्यूटी है कि जो सैंपल दिखाया था उसके हिसाब से गुड्स दोगे। अभी भी अपने को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट मिलने वाला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बोला वैसे एक एग्जांपल यहां पे भी दे रखा है, अपने नोट्स में भी है, तो मैंने ऑलरेडी आपको ये कप वाला एग्जांपल दे दिया, तो उसी से मैच करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है, दोनों चीजें हैं, कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। आपने डिस्क्राइब भी किया और सैंपल भी दिया, तो क्या ड्यूटी बनती है सेलर का कि जो भी गुड्स देगा वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के ही अकॉर्डिंग होने चाहिए। किसी भी एक के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो मामला गया। अगेन कप का एग्जांपल लेता हूं, सेलर ने बोला कि सब मैं आपको बढ़िया बोन चाइना के कप जो है वो सप्लाई करूंगा। ओके भैया, बोन चाइना कप आप मुझे सप्लाई करोगे, और क्वालिटी दिखा दिया कि साहब ये उसका रहेगा क्वालिटी। मैंने देख लिया, मतलब डिस्क्राइब भी कर दिया तुमने और मुझे सैंपल भी दिखा दिया। अब क्या हुआ, जब गुड्स सप्लाई हुए तो गुड्स जो डिस्क्राइब किए थे तुमने उसके हिसाब से तो थे, मतलब बोन चाइना के तो थे, लेकिन जो सैंपल दिखाया उसके हिसाब से नहीं थे, क्योंकि ये सैंपल बोन चाइना का था ही नहीं। बात समझ में आया? तो वो समझना, डिस्क्राइब किया था बोन चाइना, लेकिन जो दिखाया वो बोन चाइना नहीं था, वो कोई और क्वालिटी थी। तो मुझे लगा यही बोन चाइना होता होगा भी जो तुम दिखा रहे हो, मैंने अप्रूव कर दिया। अब जो गुड्स आया उसमें दो बातें होंगी,
या तो बोन चाइना के होंगे तो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, और अगर सैंपल के अकॉर्डिंग होंगे तो फिर वो उस बोन चाइना के नहीं होंगे, तो ऐसे में मुझे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट मिलने वाला है। तो सेलर की ड्यूटी क्या है, जो डिस्क्राइब कर रहा है वही सैंपल दिखाना, सैंपल कुछ और दिखाएगा, डिस्क्राइब कुछ और करेगा, तो किसी न किसी एक से तो गुड्स मिसमैच होंगे होंगे और अपन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर पाएंगे। अपने को ध्यान रखना है। क्वालिटी और फिटनेस वाला पॉइंट भी बहुत जबरदस्त है। जब यहां बायर ने सेलर को बता दिया है कि भैया ये मेरा पर्पस है और मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, यानी सेलर के जजमेंट या स्किल पे भरोसा कर लिया। कई बार अपन क्वालिटी नहीं जानते तो अपन जाके बोल देते भैया एक बढ़िया कप दे देना, मुझे तुम्हारे हिसाब से बढ़िया निकाल के दे दो। फिर किस पर्पस से चाहिए यार, इस पर्पस से चाहिए। तो इंप्लाइड कंडीशन होगी गुड शैल बी रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस, कि हमारे पर्पस को सूट करेंगे, और नहीं निकले तो अपने को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट मिलने वाला है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी बहुत जोरदार है। भाई एक्सेप्शंस क्या है? सफरिंग फ्रॉम एबनॉर्मलिटी। अब बहुत फेमस अपना है इसके ऊपर एग्जांपल, जो सब बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, हेयर डाई वाला जो अपन एग्जांपल लेते हैं, कि अगर बायर खुद ही, बायर ने जाके बोला सब एक बढ़िया सा डाई देना, एकदम सर में बढ़िया लगे, जोरदार बाल चमक जाए, ऐसा बढ़िया डाई दो, तो उसने क्या किया, हेयर कलर दो बढ़िया सा, उसने बढ़िया एकदम लॉरेल का या गार्नियर का बढ़िया सा आपको दे दिया, लगाया। अब इस बंदे को एक्चुअल में हेयर कलर के केमिकल से इन्फेक्शन है, तो अब इसमें सेलर का गलती नहीं होगा बेचारे का, ये तो बायर को खुद को भी पता नहीं था बेचारे को अब तक, तो और पता है तो आपको बताना चाहिए था, नहीं भी पता है तो चलो अब पता लग गया, लेकिन इसके लिए सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कॉमनली वो सबके लिए बढ़िया है, खाली उस बंदे के लिए गड़बड़ है, वो एबनॉर्मलिटी है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो या सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपके मोर देन वन यूजेस है तो आपको बताना चाहिए था सामने वाले को, यार मेरे ये गुड्स के यूजेस हैं। कई बार ऐसे गुड्स होते हैं जिनके एक से ज्यादा यूजेस हैं, तो आपको बता देना चाहिए था कि क्या यूज है। बेस्ट एग्जांपल अपन ने इसमें लिया था ये हेसन क्लॉथ वाला, कि एक पैकिंग स्टफ आप खरीद के लाए, सेलर को जाके इतना बोला कि यार एक बढ़िया पैकिंग मटेरियल देना, उसने आपको दे दिया। उसको क्या पता कि तुम लोगों को पैकिंग क्या करना है। नॉर्मली पैकिंग मटेरियल का मतलब गिफ्ट्स पैक करने होंगे, हम उसमें एक पर्टिकुलर तरह का फ्रेग्रेंस है उस पैकिंग मटेरियल में, और इन लोगों ने क्या किया, फूड उसके अंदर पैक कर दिए, खाने पीने की चीजें, तो सब में स्मैच चली गई। अभी आप बायर सेलर पे केस करना चाह रहे हो, नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिर सेलर को अपना रिक्वायरमेंट क्या पर्पस है बताना चाहिए था। सेल बाय पेटेंट और ट्रेडमार्क बचो। कई बार ये होता है कि जैसे जाकर के मैंने उसको एक पर्टिकुलर ब्रांड डिमांड कर लिया कि मुझे तो उषा स्विंग मशीन ही चाहिए, सेलर के स्किल पे भरोसा नहीं किया, आपने पर्टिकुलर ब्रांड डिमांड कर लिया, आपको अपनी कुछ रिक्वायरमेंट थी जो आपने जाकर के चेक करी गूगल पे, अच्छा ये रिक्वायरमेंट मेरे इस वाले मॉडल में है, तो आपने बगैर सेलर के स्किल पे भरोसा किए जाके मॉडल बताया, उसने वो सप्लाई कर दिया। अब उसमें वो क्वालिटीज अगर नहीं मिल रही है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और बच्चे लोगों को बढ़िया चीज बताऊं, केवे रेम्टर में भी लिखा हुआ है एक्सेप्शन के अंदर, बायर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि जब आप पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांड पे भरोसा कर रहे हो, उन्होंने जो एडवर्टीजमेंट किया उस पर भरोसा कर रहे हो, तो बेचारा सेलर तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, उसकी स्किल पे थोड़ी खरीदा है आपने। हाँ, आप उसको बोलोगे कंपनी को रिटर्न करो, वो कर देगा, कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, न सेलर न बायर, इधर कोई भी रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भाई कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी से, ये क्या होता है बच्चे लोगों, जो भी चीजें होंगी मर्चेंटेबल होंगी, याद करो, पेन है तो लिखेगा, है ना, लाइट है तो जलेगी, सीमेंट है तो स्टोन में कन्वर्ट नहीं होगी, घड़ी है तो बराबर टाइम दिखाएगी। ये जो बेसिक क्वालिटीज गुड्स की हैं वो चेक करने का जरूरत नहीं होता, वो तो गुड्स में होंगी होंगी, नहीं है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट मिलने वाला है। और यही चीज जब खाने पीने की चीजों के ऊपर लग जाए तो इट इज कॉल्ड होलसमनेस। एज पर दिस कंडीशन ईटेबल या फूड स्टफ जो है वो आपके हेल्थ के लिए बढ़िया होंगे, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बढ़िया होंगे, नहीं तो बट ऑब्वियस है आप गुड्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे और पैसे वापस आएंगे, प्लस साथ में डैमेजेस क्लेम भी करोगे, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो इन पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है एग्जाम के अंदर, जैसे सैंपल लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, मर्चेंटेबिलिटी लगाएं, तो अगर तुमको एक से ज्यादा कई बार आंसर दिख रहा हो कि अगर इसमें तो सैंपल भी दिख रहा है और मर्चेंटेबिलिटी भी दिख रहा है, तो दोनों लगा के आ जाओ यार, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना से पोर्शन में कंफ्यूजन है तो आप दोनों लगा के आइए, टेंशन मत लीजिए। अब इंप्लाइड वारंटी इसके लॉ इंपोज करता है, और सबसे बढ़िया बात, अगर वारंटी ब्रेक हुई तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं मिलेगा, सिर्फ यू कैन क्लेम डैमेजेस, मींस बायर कैन क्लेम ओनली डैमेजेस। अब इसमें क्या है, पहला वाला पॉइंट बच्चों, अनडिस्टर्ब पोजीशन, सेम एज कंडीशन एज टू टाइटल, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जो भी कुछ आप परचेस कर रहे हो उस पर आपका पोजीशन अनडिस्टर्ब रहेगा, कोई और ओनर है ऐसा नहीं होगा, और अगर हुआ तो इंप्लाइड वारंटी तो है ही है, दिस पॉइंट इज सेम एज कंडीशन एज टू टाइटल, तो हम यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, पैसा भी मिलेगा, डैमेजेस भी मिलेंगे। जो भी गुड्स आप खरीद रहे हो पहले से किसी के पास मॉर्गेज पे नहीं है, एक भाई ने क्या किया कि अपने गुड्स प्लेज पे भी मॉर्गेज पे रख दिए, किसी से लोन लिया मॉर्गेज पे रख दिए, और वही गुड्स किसी और को बेच भी दिए, तो गलत है ये तो, है। तो
ये जो बंदा है जिसको आपने बेचे हैं वो बट ऑब्वियसली सेलर से डैमेजेस रिकवर करेगा कि यार तुमने प्लेज पे रखे हुए माल मुझे बेच दिए, मुझे प्लेज से छुड़वाने पड़ गए, पैसा देना पड़ गया, तो तुम दोगे मुझे, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, डैमेजेस क्लेम होगी। फिर बच्चों लोगों बहुत कॉमन सा पॉइंट था, अगर गुड्स का कोई भी डेंजरस नेचर है उसके यूज करने का, उसको ओपन करने का, और उस पर प्रिंटेड नहीं है तो सेलर का ड्यूटी है बायर को बताए, नहीं बताया और बायर को नुकसान हो गया तो सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो डिस्क्लोजर ऑफ नेचर ऑफ द गुड्स में आप लोग ध्यान रखोगे। और यूजेस ऑफ ट्रेड का एक मैटर होता है, कई सारी चीजें हमारे ट्रेडिशन में होती है, जैसे बेस्ट एग्जांपल हम रेडीमेड गारमेंट का लेते हैं। ये गारमेंट में रेडीमेड गारमेंट खरीद के ले आया और मुझे फिट नहीं हो रहे हैं तो आई हैव राइट टू चेंज, या चेंज कर दो इसको। तो रेडीमेड गारमेंट में इंप्लाइड वारंटी होती है कि वो आपको चेंज करके देंगे। तो एक कॉमन सा कंसेप्ट होता है कि सारे रेडीमेड गारमेंट्स में होता है, भले ही वो पर्टिकुलर टाइम के लिए हो, फिर 1 वीक में आप चेंज करवा लेना, 2 वीक में करवा लेना, लेकिन एक ट्रेडिशन है, उस बेस पे फिर अगर गुड्स बराबर नहीं है तो आपको एक्सचेंज का राइट मिलता है। ये एक इंप्लाइड वारंटी होगी, ये अपने को ध्यान में, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते आप, बस यहाँ पे ध्यान रखोगे। और इन्हीं सारे पॉइंट्स पे बच्चे लोगों अपना केवे रेमडर है, जितने आपने एक्सेप्शंस पढ़े वो सारे केवे रेमडर के अंदर कवर है। एक्सेप्शंस वाले पॉइंट में सिर्फ मीनिंग आपको बताने जा रहा हूं। तो केवे रेमडर का मतलब होता है बायर को अवेयर रहना चाहिए भाई, बायर हैव टू अवेयर अबाउट परचेज या एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स। सेलर कभी भी अपने गुड्स के डिफेक्ट्स को डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड है ही नहीं, समझ रहे हैं। ये फ्रॉड में भी अपन ने पढ़ा था कि कीपिंग साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, भाई मैं क्यों बताऊंगा अपने गुड्स का डिफेक्ट्स, मैं क्यों बताऊंगा, तो सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज डिफेक्ट। बायर की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स को क्या करे, प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करे। तो ये एग्जामिन करने का जो ड्यूटी बनने वाला है बच्चे लोगों, ये प्योरली बायर के सर पे है कि बायर एग्जामिन करे और देखे कि गुड्स उसके पर्पस के लिए सुटेबल है या नहीं है। While making purchase of the goods, the buyer depend upon his own skill. सेलर की स्किल पे भरोसा कर लेते हो तो अभी मैंने आपको पॉइंट पढ़ा दिया था मर्चेंटेबिलिटी वाला, ठीक है ना, हाँ, क्वालिटी और फिटनेस वाला। अब यहां पे अगर आपने क्या किया कि सेलर पे भरोसा नहीं किया, लेकिन खुद के स्किल के हिसाब से अगर आप गुड्स को चूज कर रहे हो तो अपनी गलतियों के लिए आप भी जिम्मेवार हो, सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं करोगे जब तक उसने फ्रॉड नहीं किया हो। तो बायर भी अवेयर का मतलब यही है कि जब हम गुड्स खरीदने जाते हैं तो गुड्स को पूरा चेक करके लाना हमारी ड्यूटी बनता है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस के अंदर हमारी इंप्लाइड कंडीशन थी, कंडीशन एज टू टाइटल भी था, सैंपल भी था, डिस्क्रिप्शन भी था, ये आप लोग जानते हो। तो एग्जाम्पल बहुत सीधा से मैंने यहां दिया है, ए परचेज अ हॉर्स फ्रॉम बी, ए नीड द हॉर्स फॉर राइडिंग बट ही डिड नॉट मेंशन दिस फैक्ट टू बी, ठीक है। द हॉर्स इज नॉट सुटेबल फॉर राइडिंग बट इज सुटेबल ओनली फॉर बीइंग ड्राइवन इन द कैरेज में काम में आता था। तो केवे रेमडर का रूल यहाँ एप्लीकेबल होगा क्योंकि आपने सेलर को अपना पर्पस बताया नहीं, तो खराब चूज किया, तो आप जानो। तो अभी यहाँ पे आपको डैमेजेस वगैरह लेने का, रिजेक्ट करने का राइट नहीं मिलेगा, आपको सेलर को बताना चाहिए था अपना क्या पर्पस है। नहीं तो आप खुद ही चेक करके ला रहे हो तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल, अपन लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये बायर बिहेवियर का रूल हमारा यहाँ पे काम करता है। और इसके एक्सेप्शंस में फ्रॉड के या मिस रिप्रेजेंटेशन के अलावा जो इंप्लाइड कंडीशंस मेनली हमने पढ़ी, सैंपल हो गया, उसके अलावा सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन हो गया या क्वालिटी फिटनेस हो गया, वो सब लगने वाली है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये एक पोर्शन भी हमारा यहाँ आकर के होता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, किधर गया भाई, चलिए भाई। तो चैप्टर 3 पे हम लोग अगला जो हमारा कंसेप्ट है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स पे अगर बात शुरू करें बच्चे लोगों, तो प्रॉपर्टी का मतलब हम लोग पहली बात कर चुके हैं कि भाई प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप से। और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ओनरशिप जो है वो सेलर से बायर को होती है, ट्रांसफर उसको कब होती है और उसके क्या रूल्स यहाँ पे काम करते हैं। पहला कंसेप्ट बहुत सिंपल था कि रिस्क जो है हमेशा प्राइमा फेसी हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी ओनरशिप जाएगी उसके साथ में रिस्क का ट्रांसफर भी होगा, बट ऑब्वियस है, यानी अगर ओनरशिप जो है वो सेलर के पास ही है अभी तक, तब तो रिस्क भी सारी गुड्स की सेलर की है। और अगर वो बायर को ट्रांसफर हो चुकी है तो बट ऑब्वियस है बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल, अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए था। हूसोएवर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, वो लॉस को बेयर करेगा, ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था। अब गुड्स की ओनरशिप के रूल्स क्या है बच्चे लोगों को समझना बहुत सिंपल है। अगर हमारे गुड्स स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स हैं तो लॉ कहता है कि जनरल रूल ये कहता है कि जिस वक्त भी पार्टीज का इंटेंशन होगा ओनरशिप ट्रांसफर करने का, तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। और अगर उनका कोई इंटेंशन नहीं है तो दो बातें होंगी, गुड्स जो है डिलीवरेबल स्टेट में होंगे या डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होंगे। बढ़िया चीज ये कि अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो ओनरशिप का ट्रांसफर उस वक्त माना जाएगा बच्चे लोगों जब कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने आपस के अंदर बना लिया है।
ठीक है। और अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो ओनरशिप का ट्रांसफर करने के लिए उनको डिलीवरी के लिए रेडी कर लो भाई गुड्स को। अच्छा, डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए क्या क्या करना है? गुड्स का वेट करना, मेजरमेंट करना, प्राइस करना और बायर को इन्फॉर्म कर देना कि हाँ भाई गुड्स आर रेडी टू डिलीवर, तो जाकर के ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यहां पे काम करता है। एग्जाम्पल हमारे पास में इसका बहुत क्लियर था। स्टॉक ऑफ व्हीट वॉज सोल्ड टू एन एग्रीड प्राइस पर क्विंटल। व्हीट का वेट अभी किया जाना बाकी है, तो यहां पे अ पार्ट ऑफ द व्हीट वॉज वेटेड। वेट मान लो 100 किलो खरीदा था, उसमें से 10 किलो का वेट हो गया है और बायर लेके चला गया, लेकिन बाकी का सारा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब बच्चे लोगों को ऊपर वाला पॉइंट भी यहां पे काम आएगा। हम लोगों को पता है कि जो लेके वो चला गया, जिसका आपने वेट मेजरमेंट सब कुछ कर दिया 10 केजी, उसके लिए तो चूंकि ओनरशिप का ट्रांसफर बायर को हो गया, तो रिस्क भी बायर की है और उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 90 केजी अभी तक सेलर के पास ही पड़ा था, उसका ओनरशिप का ट्रांसफर भी नहीं हुआ, और अगर सारा का सारा फ्लड में बह गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर ही बियर करेगा। तो लॉस जो है वो सेलर को बियर करना है, क्योंकि ओनरशिप का ट्रांसफर उसको अब तक, बायर को अब तक नहीं हुआ था। तो ये जो रिस्क हमारा ऊपर वाला पॉइंट था, ये भी इसके साथ में ही कवर इस तरह से हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अगर अनअसर्टेन गुड्स है तो ओनरशिप का ट्रांसफर कैसे करना है? गुड्स को असर्टेन करना पड़ेगा, और असर्टेनमेंट करने के लिए गुड्स का एप्रोप्रिएशन करना जरूरी है। और बच्चे लोगों को एप्रोप्रिएशन का सीधा सीधा सा मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ द गुड्स, है ना? कि जब आपने गुड्स को सेलेक्ट कर लिया एक बड़े लॉट के अंदर से कि हाँ भाई ये गुड्स अपने को देने, आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई गुड्स का असर्टेनमेंट हमने कर लिया है। अब इसके कुछ रूल्स काम करते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है गुड्स उसी डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी के होने चाहिए जैसा कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किए हैं। गुड्स को चूंकि आप सेलेक्ट कर रहे हो, अलग निकाल रहे हो, तो डिलीवरेबल स्टेट में होंगे तभी आप उसको अलग निकाल रहे हो, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन यानी गुड्स का सिलेक्शन कौन करेगा? सेलर कर सकता है बायर की कंसेंट से, बायर कर सकता है सेलर की कंसेंट से। मैंने आपको कहा भी था कि बायर खुद ही चूज कर ले और उसके पीछे सेलर की परमिशन होती है, या सेलर बायर के बिहाफ पे निकाल करके दे दे। ये ऐसी जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस से इंप्लाइड हो सकती है। और गुड्स को सेलेक्ट करने के बाद में भी आप कंसेंट ले सकते हैं और पहले भी ले सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लास के अंदर भी कि मैंने सेलर से पूछ लिया पहले कि भाई क्या मैं यहां से गुड्स ले लूं, अपने लिए चूज कर लो। सेलर ने बोला ले लो, या मैं सीधा ही गुड्स चूज करके बायर के पास जाता हूं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया मुझे दे दो, तो कुछ भी हो सकता है। और सबसे बढ़िया चीज, जब गुड्स को कैरियर वाले को दे दिया गया है, ट्रांसमिशन के लिए दे दिया गया है, तो भाई गुड्स सेलेक्ट किए होंगे तभी तो दिया होगा ना। सपोज करो कोलकाता से मैंने कुछ कपड़े मंगवाए, ठीक है, तो सेलर को मैंने बोल दिया कि भाई ये इस तरह के मुझे डिस्क्रिप्शन वाले कपड़े चाहिए। सेलर ने वहां से मेरे लिए एक पार्सल बना करके रवाना कर दिया, तो क्या मानो गुड्स का एप्रोप्रिएशन और सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा तो है नहीं कि सेलर क्या करेगा, वहां से 2000 शर्ट मुझे भेज देगा, पे अनसर्टेन है, इसमें से आप अपने लिए सेलेक्ट करके रखना, बाकी वापस भिजवा देना। बट ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं। तो जब उसने मेरे लिए वहां से शर्ट भिजवा दिए तो मैं ये मान करके चलूंगा कि हाँ भाई गुड्स मेरे लिए अप्रोप्रिएट हो गई, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सिंपल सा अपना पोर्शन है। बढ़िया सेक्शन हमारे पास में आता है सेक्शन नंबर 24 बच्चे लोगों, जहां पे हम लोग बात करते हैं यहां पे एकदम सीधे सीधे से रूल्स रिगार्डिंग पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के ऊपर बात करना शुरू करते हैं बच्चे लोगों। देखिए यहां पे क्या कहा हुआ है, देखिएगा, ठीक है। इसको पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। क्या हुआ इसको? अरे 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 अरे, किधर से किधर स्क्रीन चली गई? हाँ, अरे बाप रे, लगता है स्टार्टिंग से जंप कर गया ये तो। चलिए वापस से चलते हैं नोट्स के ऊपर जहां हम लोग बात कर रहे थे। तो रूल्स रिगार्डिंग पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल क्या कहता है बच्चे लोगों? द सेल इन विच द बायर में रिटर्न द गुड्स विद इन रीजनेबल टाइम। बराबर, बहुत सिंपल सा समझिएगा कि जहां पे गुड्स को रीजनेबल टाइम के अंदर वापस करने का ऑप्शन रहता है, अगर गुड्स आपके पर्पस को पूरा नहीं करें तो इसको हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस बोलते हैं, आप लोग जानते हो। और कभी हम ये मान लेते हैं कि भी गुड्स जो है वो अप्रूवल बेसिस के ऊपर सामने वाले ने रख लिए, जब बायर ने इंटीमेट कर दिया है यहां पे कि भाई गुड्स उसने रख लिए हैं, यानी कि उसकी तरफ से इंटीमेशन आ गया है। सेकंड नंबर, अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पता लगे कि गुड्स उसने अडॉप्ट कर लिए, यानी गुड्स को आगे कहीं पे प्लेज पे रख दिया, या गुड्स को आगे किसी को फर्दर सेल कर दिया, या एक फिक्स या रीजनेबल टाइम में वो गुड्स को रिटर्न करने के अंदर फेल हो गया है, या गुड्स को रिटर्न करना इम्पॉसिबल है भी उसके लिए, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई गुड्स उसके पास में गए, यानी कि ओनरशिप का ट्रांसफर उसको हो गया है। यहां एक और कंसेप्ट अपन ने पढ़ा हुआ है, कई बार गुड्स को हम लोग भेजते हैं कि भाई या तो पेमेंट करोगे या रिटर्न करोगे।
है ना, यानी कैश होगा या रिटर्न होगा। तो ऐसे में बच्चे लोगों को ओनरशिप उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक वो कैश का पेमेंट नहीं कर देता है। आगे किसी और को बेच भी देगा तो भी ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कैश ऑन अप्रूवल पे भेजा हुआ है, फिर कैश और रिटर्न बेसिस के ऊपर भेजा हुआ है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसके अंदर था जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए सेक्शन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। हम लोग बढ़िया सेक्शन में से एक है रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल, जिसका बेसिक मीनिंग भी मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमने कहा सर इसका मीनिंग क्या रहेगा, आइए बात करना शुरू कर दे। नाम से ही पता लगता है कि द सेलर मे लाइक टू रिटेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स अंटिल द प्राइस इज पेड, कि भैया जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक हम आपको गुड्स जो है वो आगे उसका ओनरशिप ट्रांसफर करने वाले नहीं है। दो हमने गुड्स बेचे उसको कंडीशन ही लगा दी थी कि भी हम आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सब तभी ट्रांसफर करेंगे जब हम हमारा पैसा आप पे करोगे, तो जब तक पे नहीं करोगे तब तक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं करना है। और ये राइट को रिजर्व करने के हमारे पास में दो तरीके थे। बढ़िया पॉइंट है, आप लोगों को याद आ जाएगा बिल्कुल। पहला पॉइंट अपने क्या पढ़ा था कि जो भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बनाए जाए वो या तो सेलर खुद के नाम से अपने एजेंट के नाम से बना के भेजे, है ना। तो जो भी रेलवे रिसिप्ट बनेगा, बिल ऑफ लीडिंग बनेगा, या कल को वॉर फिंगर सर्टिफिकेट बने या डॉक वारंट बने, वो सेलर अपने अपने एजेंट के नाम से बनाए और बायर को ये कह दे कि भैया पैसा दे दो तो हम तुम्हारे नाम पे एंडोर्समेंट कर देंगे, तो ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा एक ऑप्शन और है हमारे पास, जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज लगा दें साथ में, यानी जब डीओटी भेजेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, सोचो हमने बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसिप्ट बायर को भेज दी और उसके साथ में हमने क्या कर दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अटैच कर दिया, जिसमें कंडीशन क्लियर लिखा हुआ है कि भाई ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का या तो पेमेंट करो या इसको एक्सेप्ट करो, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुमको वापस से रिटर्न करना पड़ेगा, तुमको ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होगा। और गलती से नहीं, बदमाशी से अगर तुमने वो रख भी लिया अपने पास, गया तुमने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बगैर साइन किए वापस भेज दिया है, साइन ही नहीं किया और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रख लिए, तो भी ओनरशिप का ट्रांसफर होने वाला नहीं है। यहां लॉ रोक देगा। तो ये हमारे पास सबसे सिक्योर तरीका है जहां हम गुड्स को, ओनरशिप को अपने पास में रोक लेते हैं। नाम से ही पता लगता है रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल, की भैया माल तो बेच रहे हैं लेकिन तू आगे किसी को नहीं बेच पाएगा, तुझे ओनरशिप नहीं मिलेगी जब तक कि हमारा पेमेंट नहीं कर देता है। ये सेक्शन 25 कहता है, ध्यान में रखेंगे। सेक्शन 26 अगेन उसी पॉइंट पे है जो अपने पहले पढ़ा। गुड्स सेलर की रिस्क में तब तक रहते हैं जब ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ओनरशिप बायर के पास चली गई उस वक्त बायर की रिस्क हो जाएगी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। रिस्क पासेस विद प्रॉपर्टी विद ओनरशिप के कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर पार्टीज ने आपस में कोई एग्रीमेंट कर रखा है, सेलर ने बोला कि मैं अपनी रिस्क पे गुड्स बायर को भेजूंगा, तो ओके, सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। या जो पार्टी गलती करेगी गुड्स उसके डिफॉल्ट के ऊपर रहेंगे, बराबर। ट्रेड कस्टम्स अगर ऐसे हैं कि नहीं भैया जो है वो हमेशा बायर की होगी या सेलर की होगी, तो वो बियर करेगा। और ये वाला पॉइंट तो ऊपर वाले पॉइंट से मैच करता है कि एज ए बेली ड्यूटी बनती है आपकी गुड्स को लुक आफ्टर करने की, और आपने नहीं किया तो उस केस के अंदर जिसने गलती की है, जिस बेली ने, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, पार्टी डिफॉल्ट में आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जहां गुड्स को मैंने सेल कर दिया, मुझे एज अ सेलर मुझे पता है ओनरशिप का ट्रांसफर हो चुका है, बाहर जाने उसका काम जाने, और मैंने गुड्स को उठाकर के बाहर गोडाउन के बाहर रख दिया और बारिश में सारे गुड्स खराब हो गए, तो यहां ओनरशिप तो बायर की है, लेकिन गलती जो कि सेलर की है, पार्ट इन डिफॉल्ट वो है, या एज अ बेली उसकी ड्यूटी थी गुड्स को लुक आफ्टर करने की। यहां पे सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे डैमेजेस या कॉम्पनसेशन टू बायर। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए, चैप्टर का सबसे जबरदस्त पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, जहां एक नॉन ओनर ओनरशिप का ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं, हम उस पर बात करेंगे बच्चे लोगों। कॉमन पॉइंट है नेम डेट कॉट नॉन हैबिट। अगर मेरे पास में कोई चोरी के गुड्स हैं और मैं आपको बेच दूं और आप उसको गुड फेथ में मुझ पर भरोसा करके खरीद भी लेते हो, तो भी ओनरशिप का ट्रांसफर होने वाला नहीं है। अभी अभी हमने कंडीशन एज टू टाइटल पढ़ा था कि भैया आपको ओनरशिप का ट्रांसफर तो नहीं होगा भाई, बराबर। चोरी के गुड्स अगर बेच दूं तो रियल ओनर आके गुड्स को लेकर के जाएगा, पक्की बात है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इस रूल के जहां नॉन ओनर भी ओनरशिप का ट्रांसफर कर सकता है। और पहला पॉइंट है बच्चे लोगों मर्केंटाइल एजेंट, जहां सेलर ने, ओनर ने मर्केंटाइल एजेंट को ऑथोराइज करके रखा हुआ है अपने बिहाफ पे माल बेचने के लिए, और उसने अगर बेच दिया तो खरीदने वाले को, और खरीदने वाले ने गुड फेथ में खरीद भी लिया, तो ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। एजेंट खुद ओनर नहीं है गुड्स का, लेकिन वो जिसको बेचेगा उसको ओनरशिप का ट्रांसफर होगा बच्चे लोगों। और बहुत पॉपुलर अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना इस पे तो यही वाला बनने वाला है, इसी टाइप का, कि जहां एक एजेंट को हमने ऑथोराइज किया कि भैया 50,000 में तुम गाड़ी को बेचोगे,
उससे कम में नहीं बेचना। एजेंट ने 40,000 में बेच दिया, अब खरीदने वाले को ये तो पता ही कि बंदा एजेंट है और उसने एजेंट पे भरोसा करके खरीद लिया, तो गुड्स का ओनरशिप तो 40,000 में ही बायर को गया। हाँ, 10,000 का जो सेलर का नुकसान है वो एजेंट से वसूल कर ले, लेकिन सबसे बड़ी बात ओनरशिप का ट्रांसफर तो हो गया। सेम ऐसे ही बचे लोगों, एक ही गुड्स के अगर एक से ज्यादा ओनर हैं और एक के पास में बाकियों की कंसेंट से गुड्स पड़े हुए और उसने आगे किसी को बेच दिया, तो खरीदने वाले को ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। ये सेल बाय जॉइंट ओनर में हम लोग पढ़ते हैं। टाइटल बाय एस्टूपल, एस्टूपल पार्टनरशिप में आप पढ़ते हो पार्टनर बाय एस्टूपल। कोई एक ऐसा पर्सन व्हेन द ओनर ऑफ द गुड्स अपने कंडक्ट से विलफुली बायर को लीड देता है कि सेलर हैव ऑथोरिटी टू सेल। कौन सा वाला पॉइंट हुआ, आपकी गुड्स से सपोज करिए कि भाई ये मोबाइल किसी का है और उसके सामने मैंने किसी और को ऑफर कर दिया कि आई वांट टू सेल दिस मोबाइल, और जो इसका रियल ओनर है वो अपोज भी नहीं करता है, तो लॉ कहता है भैया बायर भरोसा कर लेगा कि हाँ भाई मैं ही ओनर होऊंगा, या जो ओनर है वो कंसेंट दे रहा है मुझे बेचने की और उसने अगर खरीद लिया तो ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो इट इज कॉल्ड टाइटल बाय एस्टूपल। सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करो बच्चे लोगों, ये फोन जो है वो मैं किसी से फ्रॉड करके या कोर्जन बंदूक लगा करके, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, वैसे मैं ये मोबाइल किसी से लेकर के आ गया, ठीक है। अब सामने वाला केस करता, बायर वुड एक्वायर ए गुड टाइटल by a seller who had obtained possession of the goods under avoidable contract। यानी मैं avoidable contract में मैंने ये मोबाइल लिया, अब सामने वाला मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल करता, उससे पहले मैंने अगर ये गुड्स आपको सेल कर दी और आपने गुड फेथ में खरीद लिया, आपको क्या पता कि मैं कहीं से चोरी वाले में तो अपने को पता है कि गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं होते, मैं किसी के साथ फ्रॉड करके लाया, कोर्जन करके लाया, आपको नहीं पता है, तो लॉ कहता है कि आपको ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा विदाउट नॉलेज ऑफ द सेलर्स डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द गुड्स। तो ओनरशिप का ट्रांसफर आपको हो गया, इधर भी एक नॉन ओनर ने आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। सेम वैसे ही बच्चे लोगों, सेल बाय सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर देयर सेल। इसमें हमारा वो एग्जांपल काम करेगा कि कई बार जैसे ये मोबाइल है, मैंने किसी को बेच दिया, हो गया, सेलिंग हो गई। अब बेचने के बाद क्या होता है कि जो बायर होता है वो कहता है सब थोड़े टाइम बाद आकर के मैं ले जाऊंगा, आप ये मोबाइल अपने पास ही रखो, जबकि ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। अब उसके जाने के बाद एक और बंदा मेरी शॉप में आता है और सेम मोबाइल में उसको अगर सेल कर देता हूं और बेचारा गुड फेथ में खरीद भी लेता है, तो ओनरशिप कहता है कि जो बाद वाला बंदा है, नया बायर, इसको ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि बेचने वाले के बाद ओनरशिप नहीं है, मैं तो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूं। तो सर पहले वाले बायर को क्या होगा, पैसा रिटर्न मिल जाएगा, डैमेज ले सकता है मुझसे, वो अपने को ध्यान में रखना है। सेल बाय ए बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स वेस्टेड टू हिम। मैंने आपको अप्रूवल बेसिस का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको गुड्स अप्रूवल बेसिस पे माल बेचा, अभी अप्रूवल बेसिस पे 7 दिन के लिए गुड्स आपके पास में है, तीसरे दिन ही आपने उन गुड्स को किसी और को सेल कर दिया, तो उसको ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। भले ही अभी तक आपके पास में ओनरशिप नहीं आई है, लेकिन लॉ परमिशन देता है कि आगे जिसको बेचोगे उसको ओनरशिप का ट्रांसफर होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। रीसेल बाय अनपेड सेलर बच्चे लोगों, अगला चैप्टर अगर आप लोग, अभी मैं रिवीजन भी आपको करवाने वाला हूं। आप लोग जानते हो अनपेड सेलर के अंदर उसके पास एक राइट होता है कि वो गुड्स को रीसेल करेगा और जिसको भी बेचेगा नए बायर को, उसको ओनरशिप का गुड ट्रांसफर होगा, बढ़िया टाइटल ट्रांसफर होंगे, अपने को ध्यान में रखना है। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी में जब लिक्विडेटर माल को बेचता है किसी को, तो ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। जब फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स 2/3 के बराबर खर्चा कर चुका है या पैरिशेबल नेचर के गुड्स है उसने बेच दिए, खरीदने वाले को टाइटल मिलेगा। और किसी से आपने उधार लिया, गुड्स गिरवी रख दिए, पैसा नहीं चुकाया, तो वो भी किसी न किसी को बेचेगा, तो खरीदने वाले को ओनरशिप का बढ़िया ट्रांसफर होगा, भले ही बेचने वाले के पास ओनरशिप नहीं है, लेकिन इन सारे मैटर्स में खरीदने वाले को ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारे सिंपल से प्रोविजंस थे जो यहां आकर के खत्म हो जाएंगे। नाउ डिलीवरी के रूल्स पे बात करते हैं। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स समझिएगा। बायर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अनलेस द बायर मेक्स अ डिमांड। छोटे छोटे से रूल है, वन लाइनर रूल है जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। बायर जो है वो नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अनलेस द बायर मेक्स अ डिमांड। तो शॉर्ट में मैंने आपको क्लास में कराते वक्त भी एकदम शॉर्ट में रूल्स को पढ़ने को कहा था कि गुड्स का डिमांड कौन करेगा भाई, गुड्स का डिमांड हमेशा करेगा बायर। डिलीवरी का प्लेस क्या होगा, बहुत सिंपल है, डिलीवरी का प्लेस या तो होगा डिसाइडेड प्लेस, और डिसाइडेड प्लेस नहीं है तो सेलर का प्लेस डिलीवरी का प्लेस होने वाला है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर रॉन्ग क्वांटिटी में डिलीवरी कर दिया, लेसर कर दिया, ज्यादा कर दिया, मिक्स गुड्स कर दिए,
तो दो ऑप्शन है, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, या तो बायर गुड्स को एक्सेप्ट करेगा या बायर गुड्स को रिजेक्ट करेगा, दो में से कुछ भी कर सकता है। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अगर किया है तो बायर आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट बाउंड नहीं है, चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट करे। अगर गुड्स कोरियर वाले को डिलीवर किए हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने बायर को गुड्स डिलीवर कर दिए हैं। वन लाइनर रूल है सारे। पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू होल डिलीवरी, ये भी अपने को मान के चलना है। जब गुड्स इस तरह से हैं कि भी हम होल डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस हमने पार्ट डिलीवर किया तो ओनरशिप पूरे की ट्रांसफर हो जाएगी। पार्ट डिलीवरी इक्वल्स टू होल डिलीवरी, ये भी रूल अपने को ध्यान में रखना है। टाइमिंग क्या रहेगा, या तो डिसाइडेड टाइमिंग, नहीं तो रीजनेबल टाइमिंग में करना है। एक्सपेंसेस, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने का जो खर्चा है वो सेलर बियर करेगा, लेकिन डिलीवरी रिसीव करने का जो खर्चा है वो बायर बियर करेगा। ध्यान रखोगे, ये वाला पॉइंट अपना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वाला पॉइंट है, कुछ नया नहीं। अब जो गुड्स की डिमांड बायर कर रहा था वो बायर डिमांड कब करेगा, बट ऑब्वियसली रीजनेबल आर पे करेगा, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अगर गुड्स रास्ते में डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो बायर की होती है, लेकिन आपस में एग्री कर ले तो सेलर भी बियर कर सकते हैं, अदरवाइज बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल। और बायर के पास में राइट्स है कि गुड्स की डिलीवरी लेने से पहले एट द टाइम ऑफ डिलीवरी गुड्स को एग्जामिन करेगा। सिंपल सी बात है। सेक्शन 42 43, गुड्स हमने भेजे, हम कब मान लें कि भैया गुड्स की डिलीवरी उसने ले ली। सेम अप्रूवल बेसिस वाले पॉइंट है, जब उसने सेलर को इंटीमेट कर दिया कि उसने गुड्स रख लिए, जब उसने गुड्स के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि ओनरशिप गई, किसी को आगे सेल कर दिया, गिफ्ट में दे दिए, कुछ भी कर दिया, ये एक रीजनेबल टाइम तक गुड्स वापस नहीं दिए, तो भी हम मानते हैं कि हाँ भाई गुड्स की आपने डिलीवरी रख ली है। अच्छा, अगर आप गुड्स को रिजेक्ट करते हो तो बायर का ड्यूटी है कि सिर्फ सेलर को इन्फॉर्म कर दे, बाकी जिम्मेवारी सेलर की है, गुड्स को वापस मंगवाने की खर्चा उसका है। हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम उसको खाली इन्फॉर्म कर देंगे, अपने को ध्यान में रखना है। और यहाँ एक बहुत बढ़िया सेक्शन है बच्चे लोगों, इंपॉर्टेंट है, 44 भी। इसमें क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, वेयर द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, रेडी है, डिलीवर करने को तैयार है, और बेचारा बायर से रिक्वेस्ट करता है भाई साहब डिलीवरी ले लो, और बायर बदमाश जो है वो डिलीवरी नहीं ले रहा है विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो यहां पे सेलर के जो भी लॉसेस होंगे उनके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। ही इज लायबल द सेलर फॉर एनी लॉस बाय द नेग्लिजेंसी या रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी, और उसके अलावा जो लॉसेस भी अगर गुड्स में हुए बच्चे लोगों तो उसके लिए बायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर नहीं। याद करो क्वेश्चन मैंने दिया था, बढ़िया क्वेश्चन था कि जहां सेलर ने गुड्स बेच दिए लेकिन सेलर के गोडाउन में ही गुड्स पड़े हुए हैं, उसने बायर को रिक्वेस्ट किया कि सर ये गुड्स आपके आकर के आप डिलीवरी ले जाओ भैया, मेरे और भी गुड्स आने वाले हैं, अननेसेसरी गोडाउन में जगह भी नहीं है, किराया भी लग रहा है, लेकिन एक रीजनेबल टाइम में बायर आए ही नहीं, तो सेलर ने गुड्स को उठा के बाहर रख दिया और वो डिस्ट्रॉय हो गए, वहां से ड्यू टू रेन वेन डिस्ट्रॉय हो गए। तो आपसे पूछा गया कौन लायबल है, तो एक कंसेप्ट कहता था सर बेली है तो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 44 कहता है कि भाई बायर ने डिलीवरी लेने से रिफ्यूज कर दिया या नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखाया, तो ऐसे में जो भी लॉस होगा बायर ही बियर करेगा, सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस चैप्टर में ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक आता है बच्चे लोगों, वो है अनपेड सेलर का। भैया अनपेड सेलर कौन है, जिसने अब तक प्राइस का पेमेंट नहीं किया, चेक वगैरह दिया रहेगा लेकिन वो सब का सब डिसऑनर हो चुका है, हम कोर्ट से डिक्री लेके आ गए लेकिन डिक्री भी सेटिस्फाई नहीं हुई है, और अगर एक बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट भी बाकी है तो भी हम अनपेड सेलर का कैटेगरी में आने वाले हैं। गुड्स के अगेंस्ट में अनपेड सेलर को बच्चे लोगों 3 राइट्स यहां पे मिलते हैं। सबसे पहला है गुड्स को रोकने का राइट, रीड इन पोजीशन, राइट ऑफ क्लियर, गुड्स को रोक लो अपने पास। तो कंसेप्ट क्या है कि गुड्स हमने क्रेडिट पर नहीं बेचे, क्योंकि जब आप गुड्स किसी को उधार पे बेच देते हो तो उस वक्त में फिर जब तक उधार का पीरियड चल रहा है तब तक राइट थोड़ी यूज कर सकते हैं, पैसा तो ड्यू ही नहीं हुआ है अभी आपका, है ना। तो या तो गुड्स क्रेडिट पे बेचे नहीं है, और अगर बेचे हैं तो क्रेडिट का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, ना तो बंदा गुड्स लेके गया ना पैसा दिया तो गुड्स को रोक लेंगे, या पता लगता है कि बायर बिकम्स दिवालिया इंसॉल्वेंट, तो भी गुड्स को रोकेंगे, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बाई चांस हमने गुड्स का पार्ट डिलीवरी कर दिया लेकिन कुछ हमारे पास बचा है और हमको पता लग रहा है कि पेमेंट नहीं आ रहा है, सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी बचे हुए पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, राइट ऑफ लियन का यूज कर सकते हैं। यानी जो बचे हुए गुड्स हैं, कुछ पार्ट हमारे पास जो बचा है उस पे भी हम राइट ऑफ लियन का यूज कर लेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन में ये राइट हमारे हाथ से निकल जाएगा, सेलर के हाथ से गया जब सेलर ने गुड्स कोरियर वाले को दे दिए, जब बायर ने खुद ने पोजीशन ले लिया, सेलर एकदम खुद ही अपने राइट को सेक्रीफाइस कर दे कि ले जा भैया, या बायर ने गुड्स बेच दिए थर्ड पार्टी को और सेलर ने गुड्स को ले जाने दिया उसको, एस्टोबल वाला हमारा पॉइंट, तो भी ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। और जब भी बायर को
बायर से प्राइस मिल गई सेलर को, तो हम अनपेड है ही नहीं, तो हमारे हाथ से राइट चला गया, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर। तो बच्चों को ध्यान रखोगे, मैंने जैसा आपको बाकी दो रिवीजन सेट पे भी बोला था कि भाई ये बहुत फास्ट रिवीजन है, हालांकि सोगा का मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा सा स्लो रिवीजन लिया है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए यूजफुल रहेगा जिन्होंने पॉइंट सारे एक बार पढ़े हुए हैं। तो एकदम फटाफट फटाफट से आप इस लेक्चर को सामने रख करके एकदम फास्टली सुनोगे तो फटाफट आपको सारे पॉइंट रिकॉल होते जाएंगे, रिवाइज होते जाएंगे, उसी पर्पज से हमने बनाया है। ठीक है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, जब भी लियन वाला मामला आपके हाथ से गया, गुड्स यहां से चले गए लेकिन बायर के हाथ में अब तक नहीं पहुंचे, तो हम ये राइट यूज कर सकते हैं। ये उसी राइट का एक्सटेंशन है, इसको कहते हैं रीगेन पोजीशन। ठीक है, और इसके लिए दो कंडीशन मेन है, गुड्स ट्रांजिट में होने चाहिए नंबर 1, और बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, दोनों कंडीशन मस्ट है। दोनों में से एक भी अगर हटी तो ये राइट हम यूज नहीं कर पाएंगे, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब गुड्स को ट्रांजिट में हम कब तक मान के चलते हैं, इस पूरे का अगर समरी आपको बता दूं मैं बहुत फटाफट से, तो यहां से गुड्स अगर बायर के हाथ में पहुंचने तक, मतलब बायर उनका आकर के डिलीवरी ले, ऐसा जैसे यहां से मैंने कोलकाता गुड्स भेज दिए, तो ट्रांजिट का मतलब ट्रेन से गुड्स भेजे हैं, कोलकाता स्टेशन पे पहुंच गए, लेकिन बायर अब तक डिलीवरी लेने के लिए नहीं आया, तब भी गुड्स को ट्रांजिट के अंदर ही मानना है। और बायर या उसका एजेंट गुड्स को ले, उससे पहले पहले आप ये वाला जो राइट है आपका स्टॉपेज का, आप ये यूज कर सकते हो, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। एक बार बायर या उसके एजेंट ने गुड्स को ले लिया, या जो कोरियर वाले को आपने गुड्स दी वो बायर का ही एजेंट निकल गया, ठीक है, उस कंडीशन में राइट्स हमारे हाथ से चले जाएंगे। ये इस पूरे का समरी है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या मान के चलना है, बायर या उसका एजेंट जब तक डिलीवरी नहीं लेता, या कोरियर वाला एक्नॉलेज नहीं कर देता कि भाई गुड्स बायर के बिहाफ पे मेरे पास में है, भाई कोरियर वाले ने, ट्रांसपोर्ट वाले ने खुद नहीं बायर को फोन कर दिया कि भाई गुड्स आकर के ले जाओ, तो भी हमारा ये राइट हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, गुड्स को कैसे रोकना है, बट ऑब्वियस है एक्चुअल पोजीशन से रोकना है। खुद ही वहां पे अपने एजेंट को हमने बोल दिया कि गुड्स पोजीशन में ले लो, या सबसे बढ़िया तरीका जो करिए जाए, ट्रक से रेलवे से गुड्स भेजे तो हमने रेलवे वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि सर गुड्स रास्ते में रोक दीजिए, आगे डिलीवरी मत करना क्योंकि बंदा सामने वाला इंसॉल्वेंट है। तो इस तरीके से आप गुड्स को स्टॉप से ट्रांजिट कर सकते हो, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब जब इन राइट्स का यूज कर लोगे तो भैया रीसेल का राइट भी मिलेगा। पेरिशेबल नेचर के अगर गुड्स हैं तो बगैर कोई नोटिस दिए, पैसा नहीं आया तो आप उनको बेच सकते हो, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं तो बट ऑब्वियस है आपको नोटिस देकर के बेचना चाहिए उन गुड्स को। बाई चांस ऑन द रीसेल ऑफ द गुड्स द सेलर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर आफ्टर गिविंग नोटिस। आपने नोटिस देके माल को बेच दिया तो क्या होगा बच्चों, सुनना, बाई चांस अगर हमको कम पैसा मिला है, बेचने वाले थे हम 50 पर पीस में, लेकिन चूंकि सामने वाले ने खरीदा नहीं और हमको 40 में बेचना पड़ा, जो डिफरेंस हमारा हुआ कॉन्ट्रैक्ट और मार्केट प्राइस का, वो हम बाहर से रिकवर करने वाले हैं, उसकी वजह से हुआ है। और बाई चांस 50 का 60 में बिक गया, 10 का हमको फायदा हो गया, तो वो हम ही रखेंगे भैया, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया था तो उसका प्रॉफिट भी नहीं है, वो भी सेलर ही रखने वाला है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल सी हमारी बात थी, रीसेल के अंदर इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। चलिए जी, अब एक बढ़िया पॉइंट इसके अंदर और आता है बच्चे लोगों, कई बार ये जो राइट्स हैं गुड्स के अगेंस्ट में, वो सेलर के हाथ से निकल जाएंगे, जो भी हमने पढ़े भी थे, है ना, क्योंकि सेलर का ये जो राइट है लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, ये किसी भी सेल या प्लेज से कोई इफेक्टिव नहीं रहता है। आप प्लेज पर रख भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ए ने कुछ गुड्स बी को बेचे हैं मुंबई को, और गुड्स उन्होंने रेलवे वाले को दे दिए। बी ने वो गुड्स आगे सी को रास्ते के अंदर ही बेच दिए थे, और रास्ते में हमको पता लगा बी बिकम इंसॉल्वेंट, तो चूंकि माल ट्रांजिट में है तो ए बी भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट का यूज कर सकता है। मतलब हमारे राइट्स जो है वो सिक्योर रहेंगे अगर बायर ने सेल गुड्स को आगे किसी को सेल कर दिया, पोजीशन नहीं दिया, खाली सेल किया है, या प्लेज पे भी रख दिया, और हमारे राइट अगर हम यूज कर सकते हैं, गुड्स हमारे पोजीशन में पड़ा हुआ है या ट्रांजिट के अंदर पड़ा हुआ है, तो भी सेलर उन गुड्स को लेकर के आ सकता है। लेकिन दो कंडीशन में राइट हाथ से जाएगा। सबसे पहले सेलर का खुद का एसेंट है, सेलर ने खुद ने बायर को बोल रखा है कि एक काम करो, गुड्स लेके जाओ, आगे बेच देना किसी को, और पैसा आए तब हमको पेमेंट कर देना। तो तुम्हारी कंसेंट से जब वो आगे बेच रहा है तो तुम्हारे हाथ से राइट गया। सेकंड नंबर खतरनाक चीज क्या हो गई, सेलर ने बायर को दे दिए थे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, रेलवे रिसीव, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, और बायर ने उनको आगे किसी और को ट्रांसफर कर दिया, और खरीदने वाले ने गुड फेथ में ले लिया। तो अब हमारा ये राइट गया भाई हाथ से। इसीलिए आपको कहा था हमने कि अपने को करना क्या चाहिए, रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल यूज करना चाहिए, जो भी अपन ने पढ़ा। ये बिल ऑफ लीडिंग वगैरह सेलर खुद के नाम से बनाए,
अगर आपने बायर के नाम से बना के उसको दे दिए और उसने आगे किसी को एंडोर्स कर दिया तो हमारे ये गुड्स के अगेंस्ट वाले राइट खत्म हो जाएंगे, पैसा नहीं भी आया तो भी गुड्स अब देने पड़ जाएंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, ये क्या चक्कर हुआ? अब ये तो गुड्स के अगेंस्ट में राइट्स थे, अब अगर गुड्स के अगेंस्ट के साथ साथ बायर के अगेंस्ट में भी राइट्स मिल जाए तो क्या दिक्कत है? पर्सनली राइट ये भी यूज कर सकते हैं, या कई बार गुड्स के अगेंस्ट में राइट नहीं मिल रहे हैं तो भी इन राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे लोगों। सबसे पहला 100% है कि प्राइस के लिए केस होगा, पैसा लाओ भी हमारा, सेलर केस करेगा तो पैसे के लिए करेगा, पैसे के साथ साथ बच्चे लोगों इंटरेस्ट याद रखिएगा, प्राइस के लिए केस जब भी होगा तो इंटरेस्ट का केस भी हम लोग कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि रिकवरी ऑफ प्राइस तो लेट होगी, तब तक का इंटरेस्ट का रेट जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, टाइमिंग बट ऑब्वियसली ड्यू डेट से लगा करके पेमेंट डेट तक का। उसके अलावा दो तरह की डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं बच्चे लोगों, अगर परफॉर्मेंस की डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया है तो बिल्कुल हम लोग डैमेजेस रिकवर करेंगे, वैसा ही जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग करते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच में। अदरवाइज जो नॉर्मल डैमेजेस हम डिमांड करेंगे, और डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होती है बच्चे लोगों, वही सेक्शन नंबर 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट मार्केट कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पॉइंट है वो डैमेजेस हम यहां पे लेने वाले हैं। तो मेनली प्राइस, इंटरेस्ट और डैमेजेस, तीन तरह के केस हम यहां पे कर सकते हैं, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सेलर के राइट है बायर के अगेंस्ट में। अब बायर को भी तो सेलर के अगेंस्ट में राइट दो, क्या पता सेलर ने गुड्स दी नहीं हो उसको, या दिए लेकिन किसी के चोरी वाले गुड्स बेच दिए, तो ऐसे में बायर के पास में क्या क्या राइट है बच्चे लोगों, अगर गुड्स उसको नहीं मिल रहे हैं और वो पैसा दे चुका है तो वो अपने प्राइस की रिकवरी करेगा, और चूंकि प्राइस वापस से रिकवर हो रही है, वापस पैसा आ रहा है, तो उसके साथ इंटरेस्ट भी डिमांड करेगा कि भी मैंने पैसा तो तुमको पहले ही पे कर दिया, कुछ तुमने दिए नहीं, ठीक है, या दिए वो भी चोरी गए थे, ओरिजिनल ओनर लेके चला गया, तो पैसा वापस करो प्लस साथ में इंटरेस्ट भी दो। सेकंड नंबर यहां पे भी बच्चों डैमेजेस का केस तो बनता ही बनता है, और डैमेजेस का कैलकुलेशन अभी भी वही तरीका है, डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो हम डैमेजेस का केस यहां पे भी करेंगे और कैंसिलेशन का केस भी करना है। उसके अलावा दो केस और बढ़िया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी आप पढ़ गया है कि हम परफॉर्मेंस का केस भी कर सकते हैं कि भाई हमको डैमेजेस नहीं चाहिए, पैसा भी वापस मत दो, पैसा हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आप तो हमको परफॉर्मेंस करके दे दो, जो गुड्स हमने डिमांड किए थे, खास करके जो यूनिक गुड्स हमारे हैं या जहां डैमेजेस इनसफिशिएंट है वहां हम ये डिमांड कर सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। और उसके अलावा बच्चे लोगों स्यू फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, पहले हम बात कर चुके हैं कि वारंटी ब्रेक में हम डैमेजेस डिमांड करते हैं, तो यहां पे भी वारंटी ब्रीच के लिए आप डैमेजेस डिमांड कर सकते हो। अब कई सारे लोगों ने मुझे एक डाउट पूछा, सर इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वारंटी इन डिमिनिशन और एक्सटिंक्शन ऑफ द प्राइस, सर ये तो हमको समझ नहीं आया, मैंने एक एग्जांपल दिया था इस पर, आपको समझना। डिमिनिशन या एक्सटिंक्शन का मतलब होता है प्राइस में कमी अगर जो आ गई उसके लिए भी हम डैमेजेस डिमांड करेंगे। सपोज करो मैंने एक एयर कंडीशनर परचेस किया है और पैसा मुझे 2 महीने बाद देना है, उधार पे परचेस किया 3 महीने बाद देना है, क्रेडिट पर खरीदा है, 1 महीने यूज किया था, 1 साल का गारंटी है उसका, 1 महीने यूज करने के बाद ही उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, सर्विसिंग हुई, कंपनी वालों ने ठीक करवा के दिया। अब चूंकि मुझे एसी का 80,000 रुपया पे करना था, मैं कंपनी को बोलूंगा सर 80,000 में चुका तो देता, लेकिन आपका एसी तो ओपन हो गया है, इसमें तो गड़बड़ निकल गई थी वारंटी पीरियड के अंदर ही, तो मैं अब 80,000 नहीं दूंगा आपको, मैं इसका प्राइस आप रिड्यूस करो, मान लो 60,000 कंपनी ने एग्री कर लिया, तो ये डिमांड भी मैं कर सकता हूं प्राइस कम करवाने की, इसी को कहते हैं डिमिनिशन या एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, सिंपल, खत्म हो गया। नाउ हमारे पास आखिरी पॉइंट आता है बच्चे लोगों, ऑक्शन सेल, एकदम फास्ट टाइप का पॉइंट है, आप लोग सब जानते हो। ऑक्शन सेल का मतलब जहां पे बिड के थ्रू प्रॉपर्टी सेल होती है, हाईएस्ट बिडर को प्रॉपर्टी सेल होगी, आप लोग सब जानते हैं। अब हमारे कुछ रूल्स इसके लिए काम करते हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है बच्चे लोगों, हर लॉट, पूरा एक लॉट में आपने गुड्स बेच दी तो हम मान के चलेंगे सबके साथ एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, हर एक चीज के साथ में। कंप्लीट कब होती है, जब वो फॉल ऑफ हैमर तीसरी बार नीचे जाएगा, और ध्यान रखिएगा नीचे जाने के साथ में सोल्ड बोलना भी जरूरी है, क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं अपन। हथौड़ा जाने के बाद कस्टमरी मैनर में सोल्ड बोलोगे तो जाके ओनरशिप का ट्रांसफर होगा, ध्यान में रखिएगा। बिडर कभी भी फाइनलाइज हथौड़ा नीचे जाने से पहले पहले अपना बिड विड्रॉ भी कर सकता है, और कोई भी कंडीशन जहां आप उसको विड्रॉ करने से रोको वो होगी एब्सोल्युटली वॉइड, ठीक है। अच्छा, अगर कंडीशन कहें तो एवरी बिडर इज बाउंड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी बिफोर द बिड, ये शायद अब आपके उसमें नहीं होगा, नोट्स में इसको चेक करना। हाँ, एक मिनिमम प्राइस इसके अंदर, अच्छा वो भी सकता है कि एक सिक्योरिटी अमाउंट रख लें ताकि हर कोई आकर के पार्ट नहीं ले ले, ठीक है।
इफ सेलर या ओनर वांट्स टू टेक पार्ट इन द बिड, अगर सेलर खुद चाहता है कि वो बिड में पार्ट ले, तो उसको अपना ये राइट वहां डिक्लेयर करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा, एक्सप्रेसली लोगों को बताना पड़ेगा। और बिना बताए अगर उसने पार्ट ले लिया सेलर ने खुद ने, तो बिड उसके लिए अनलॉफुल हो जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी बिड चालू होगी उसका एक रिजर्व प्राइस रहेगा, बोले तो मिनिमम प्राइस रहेगा, और उससे कम पे सेल करना वैलिड होगा नहीं। जैसे ये एंटीक है, मान लो कोई चीज एंटीक है और मैं इसको बेच रहा हूं, तो मैंने कहा भाई इसका मिनिमम प्राइस रहेगा 40,000 रुपया, तो वहीं से बिड चालू होगी, उससे कम पे सेल किया तो सेल वैलिड ही नहीं होगी। ऑक्शन सेल में अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। तो उससे कम पे बेचोगे तो वैलिड नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे आप लोग, भले ही बिडर को पता हो या नहीं पता उसके बारे में, ये अपन ध्यान रखेंगे। और प्रीटेंड बिडिंग, सर ये क्या होती है? जो फर्जी बिडर्स बैठ जाते हैं भाई उसके अंदर बोली को बढ़ाने के लिए ताकि रेट्स बढ़ जाए, तो अगर प्रीटेंड बिडिंग होती है तो लॉ कहता है इट इज वॉइडेबल। वॉइड नहीं किया लॉ ने, अनलॉफुल भी नहीं कहा, क्योंकि लॉ जानता है कि बिडिंग के प्रोसेस में कॉमन तरीका होता है कि लोग बैठ करके बोली को ऐसे ही बढ़ाते हैं। तो अगर ऐसा बाई चांस पता लग गया बायर को कि यार ये तो इन्होंने बोली जबरदस्ती बढ़वाई है, ज्यादा में मुझे बेच दिया है, तो चाहे तो कैंसिल कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है। लॉ मना नहीं कर रहा है, सो इट इज अ मैटर ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ऑप्शन ऑफ द बायर। ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, तो बढ़िया पोर्शन है, यहां आकर के खत्म हो जाएगा। नाउ बच्चे लोगों, टैक्सेस का पॉइंट क्या कहता है? अगर बायर और सेलर ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, परफॉर्मेंस करने से पहले टैक्स की रेट कम या ज्यादा हो गई, तो लॉ कहता है प्योरली डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ पार्टी, पार्टीज के ऊपर छोड़ दिया। लॉ कहता है हमारी तरफ से तो अगर टैक्स बढ़ जाता है तो आपको प्राइस बढ़ा के लेनी चाहिए, और कम हो जाता है तो प्राइस को कम कर देना चाहिए, लेकिन बाकी पार्टी जैसा चाहे आपस में डिसाइड करें, कम करना ज्यादा करना ही आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, तो बहुत धुआंधार तरीके से हम लोगों ने यहां आकर के हमारा सोगा का जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो होप सो कि आप लोगों के लिए ये यूजफुल रहने वाला है, एकदम फटाफट आप लोग इसको देख लेंगे। तो इतना आज के लिए करिए, जल्दी आप लोगों से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिवीजन को लेकर के फिर से मुलाकात होगी। ऑल दी बेस्ट।